देखिए, आज का जो टॉपिक है सबको बहुत प्यारा लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, थोड़ा टेक्निकल लगता है। वैसा टॉपिक आज का हम लोगों का है। तो हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग कल्पेबल होमिसाइड का कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं कि कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है। जिन लोगों ने पढ़ रखा है अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ रखा है उनके लिए भी अच्छी बात है, सीख लेंगे आज। तो फिलहाल हम लोग जो नया वाला पीएनएस है, अगर उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारा ये कौन सा चैप्टर बनता है? चैप्टर बनता है हमारा चैप्टर नंबर 6। तो सबसे पहले हम लोग लिख लें तो यहाँ पर हमारा बनेगा चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 में हमारा बनता है ऑफेंसेज अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक होता है ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, एक तो ये आ गया। दूसरा आता है ऑफेंसेज अफेक्टिंग लाइफ। ऑफेंसेज अफेक्टिंग लाइफ, तो यहाँ पर दी लगा हुआ है तो दी लगा दीजिए। ऑफेंसेज अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, ओके, ऑफेंसेज अफेक्टिंग लाइफ। सो ये दो टर्म हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दो ऑफेंसेस की बात करने वाले हैं। इसमें सेक्शन जो शुरू होता है चैप्टर 6 का, वो शुरू होता है सेक्शन 100 से। और ये जो फिनिश होता है वो सेक्शन 146 पर ख़त्म होता है। 146, यानी चैप्टर 6 में टोटल टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस, अगर चैप्टर 6 में देखा जाए सेक्शंस इन चैप्टर 6, तो कितने हैं? 47 है। ठीक है, ऐसे आप देखेंगे तो 46 होगा, लेकिन इसमें हमेशा याद रखिए +1 ऐड कर देना है। तो ये हमारा 47 सेक्शन हो जाएगा, आप काउंट करके देख सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ें। हम लोग का जो मेन टॉपिक है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं ऑफेंसेज अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। तो ऑफेंसेज अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ सबसे पहला जो पार्ट आता है उसमें आता है हमारा पार्ट कल्पेबल होमिसाइड। सबसे पहला जो सेक्शन मिलता है वो है कल्पेबल होमिसाइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कल्पेबल होमिसाइड? बहुत से लोगों को पता होगा, नो डाउट, बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा। तो दो टर्म हमारे पास आता है, कल्पेबल होमिसाइड। देखिए, कल्पेबल होमिसाइड एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप मेरे को इसमें 7 दिन भी बोलेंगे देने के लिए तो मेरे लिए 7 दिन भी सफिशियंट नहीं होगा, उससे ज़्यादा भी हम लोग ले सकते हैं। लेकिन उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड के बहुत सारे टाइप्स निकल जाते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें लोगों को जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो समझने के लिए जरूरी है, जो एक बेस दे देगा आपको, वो सारा आपको मैं आपको बता दूंगा, उससे हटके नहीं। ठीक है, उसको कुछ उसमें से कुछ छूटने वाला नहीं है आपका। ठीक है, अदरवाइज कमेंट्री बुक में पढ़ेंगे तो इसके ऊपर कम से कम 500 पन्ने 400 पन्ने लिखे हुए हैं। तो आप समझिए एक अलग से ये बुक ही है होमिसाइड या कल्पेबल होमिसाइड के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कल्पेबल होमिसाइड की। इसमें सबसे पहले एक टर्म आता है हमारे पास कि होमिसाइड क्या होता है और कल्पेबल क्या होता है। अगर इसको हम लोग देखते हैं कल्पेबल होमिसाइड को, अगर मेरी हिंदी ठीक है तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड को मानववध, आपराधिक मानववध होता है बेसिकली। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिर्फ मानववध। ठीक, मानववध एक होता है आपराधिक मानववध, आपराधिक मानववध। तो यहाँ पर बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट आएगा। मानववध, मानववध का मतलब होता है मानव को मारना। जब एक इंसान दूसरे इंसान को मारता है तब उसको हम मानववध कर सकते हैं, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे, जान ही से मार दे, तब उस कंडीशन में हम उसको कहते हैं वध। वध शब्द का मतलब होता है किसी व्यक्ति को जान से मार देना। और ये जान से मारने की परंपरा है जो आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, लोग इसी कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं। अब ये अलग बात है कि पहले कौन जान मार रहा है, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, कौन किसकी मृत्यु कारित कर रहा है वो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो आप देख लीजिए किसी भी जमाने में, चाहे इस्लामिक एरिया में, इस्लामिक एरा में देख लें या आप हिंदुइज्म में देख लें, कहीं भी किसी भी धर्म में ये देखिए तो आपको मिलेगा। क्या क्रिश्चियनिटी में देख लीजिए, क्रिश्चियनिटी में भी जो जीसस थे उनको भी उसी तरीके से तक उनको क्या तकलीफ दे दी गई और उसके बाद उनको जिंदा क्या किया गया था, किल ठोक दी गई थी उनके शरीर के ऊपर, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। अपने हिंदू माइथोलॉजी में ले लीजिए तो वहाँ पर कहते हैं कि बुराई और अच्छाई, तो बुराई और अच्छाई बोलने के बाद उसमें क्या करते, मतलब हर चीज है, बट उसको कहते हैं ना चाशनी में लपेट देना, तो वो चीज है। तो बुराई अच्छाई के नाम पर क्या हुआ, राम ने रावण की हत्या कर दी।
कहा जाएगा हत्या। अब मुद्दा ये है कि राम एक राजा के बेटे थे तो वो राजा थे और उनके पास शक्ति थी, तो जिसके पास शक्ति होता है वो एक उस अपने से कम शक्तिशाली आदमी को मार दे तो कोई पाप नहीं है, ऐसा है। और वो भी किस नाम पर? अच्छाई और बुराई के नाम पर। वो क्या है उसके ऊपर हम लोग मैथोलॉजिकल नहीं जाएंगे, ठीक है। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि उस जमाने में भी हत्या होती थी, उस जमाने में भी मानव वध होता था, टेक्निकली नहीं बोलेंगे इसको, मानव वध उस जमाने में भी होता था और अब भी होता है। महाभारत के काल में देखिए तो महाभारत में भी होता है, बाहर की कंट्रीज में चले जाइए तो वहाँ भी होता है, हर जगह हर समय ये मानव वध होता ही रहा है। यानी एक मानव दूसरे मानव को हमेशा मारता था, मारता है और मारता ही रहेगा, चाहे कारण कुछ भी हो, चाहे रीजन कुछ भी हो, लेकिन मारेगा जरूर। क्योंकि उसको जब एक आदमी दूसरे आदमी को मारता है ना, तो सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? जिस जो आदमी मारता है उसके अंदर एक डर होता है कि ये सामने वाला मेरे को ना मार दे। बड़ा कॉमन सा बड़ा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। आप देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों की बॉडी पर कभी मच्छर काटता है तो हम लोग तुरंत मच्छर को मार देते हैं, क्यों? क्योंकि मच्छर हम पर अटैक ना कर दे, मच्छर हमारा खून ना पी ले, मच्छर हमारी जान न ले ले। तो बोलते हैं ना डेंगू आ गया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो पहले ही उसको मार देते हैं। तो जहां पर अपनी मृत्यु का भय होता है, जहां इंसान को खुद उस दूसरे पार्टी से डर लगता है, तो हम क्या करते हैं? उसको जान से मार देते हैं। जैसे कोई भी जानवर भी अटैक करता है तो हम क्या करते हैं? जानवर पर पहले अटैक करके उसको मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जानवर हमें मार के खा जाए या जानवर हमें मार दे उससे पहले हम उसको मार दें। तो बेसिकली क्या है कि हर कोई अपना प्रोटेक्शन में रहता है, यानी अपने लिए जी रहा है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉन्सेप्ट यही कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो शब्द आते हैं, कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड का कॉन्सेप्ट तो आपको सामने से मिलेगा सेक्शन 100 में, उसके पहले लेकिन एक दो टर्म जो आ रहा है ना कल्पेबल होमिसाइड में, एक टर्म आता है होमिसाइड। व्हाट इज बेसिकली होमिसाइड? इज होमिसाइड किसको कहते हैं? होमिसाइड जो शब्द है ना, वास्तव में आपको अगर मैं बोलूँ तो ये इंग्लिश में है, इंग्लिश वर्ड है, नो डाउट इट इज ए इंग्लिश वर्ड। लेकिन जो ये इंग्लिश वर्ड है ये बेसिकली आया कहाँ से है? ये लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड में क्या होता है? लैटिन वर्ड में दो शब्द होते हैं, होमी और एक होता है सीडो। बड़ा फेमस है कॉन्सेप्ट ये, होमी प्लस सीडो। होमी का मतलब होता है मैन और सीडो का मतलब होता है कट, CUT, कट। तो जब एक आदमी को काट दिया जाए, यानी एक काट देंगे आदमी को तो मर ही जाएगा ना, सीधी सी बात है। सो होमी प्लस सीडो, मैन प्लस कट, तो इसी को हम कहते हैं होमिसाइड। तो यहाँ पर अब क्या हो गया? लिटरली होमिसाइड का मतलब क्या हो गया? अगर हम लिटरली अगर इसका डेफिनेशन देखने जाएं तो होमिसाइड का मतलब होता है द किलिंग्स ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, द किलिंग्स ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग, बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। हर जगह हर समय में जैसा जब टाइम रहता है तो एक दूसरे को लोग क्या करते हैं? किसी भी चीज का सहारा लेकर के क्या करते हैं? दूसरे को क्या करेंगे? साइड करेंगे। चाहे जैसे आज की बात करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? जिस नेता को दूसरे नेता से डर लगता है सीधा उसको जेल में बंद करा देते हैं, ताकि वो वहां पर सड़ता रहे, उससे उसको भय है, उसको डर है। तो ऐसा कुछ ना कुछ होगा, उसकी कोई ना कोई कमजोर नस पकड़ लेंगे, उसके बाद उसको अंदर करा देंगे। सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। हर एक जो पार्टीज हैं या जो भी कोई पॉलिटिशियन है वो यही करते हैं, आज से नहीं, हजारों लाखों सालों से ये चलता आ रहा है, आज की कोई भाई नई बात नहीं। अब जो इसको समझ जाए वो सही है, नहीं समझा वो क्या करता है? वही सब महात्मा बुद्ध बन जाते हैं, कोई ओशो बन जाते हैं, कोई ओशो के पीछे फॉलो करते हैं, वही सिचुएशन है। So the killing of a human being by another human being, killing of a human being by another human being। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट आता है बेसिकली होमिसाइड का। तो होमिसाइड क्या हो गया? होमिसाइड इज नथिंग बट क्या होता है कि जो इसमें देखिए होमिसाइड में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। होमिसाइड में कहते हैं द किलिंग्स ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। अब एक कॉन्सेप्ट हम लोग भले एक देखिएगा, आप लोगों ने सुना भी होगा, ब्राह्मणों ने भी सुना, ब्राह्मणों ने बहुत बोला, मतलब जो हमारे इंटेलेक्चुअल वर्ग है उसने बहुत बार कहा है। एक दो आपने दोहे सुने होंगे, जाको राके साइया मार सके ना कोई। उसके अलावा आपने ये भी सुना होगा, जब तक किसी की मौत नहीं आती तब तक कोई इंसान मरता नहीं। आपने ये भी सुना होगा, बहुत बार हिंदी में डायलॉग सुना होगा कि जिसके हाथ से जिसकी मौत लिखी होती है उसी के हाथ से वो मरता है, उसी तरीके से मरता है, ये भी आपने सुना होगा। बट ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये होमिसाइड में आके सब खत्म फुश हो जाता है बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है, एकदम फुस। कभी सोचिए, इसको गहराई से सोचेंगे तो आपको चीजें बड़ी अजीब सी लगेंगी और अटपटी सी लगेंगी, बिल्कुल अटपटी सी लगेंगी।
अगर आप सच में दिल से कभी सोचेंगे तब, बाई हार्ट, तब। ये परीक्षा वरीक्षा से ठीक है, परीक्षा पढ़िए, पढ़ना जरूरी है, लेकिन कभी कभी की चीज़ों के बारे में सोचना भी जरूर चाहिए। सो होमिसाइड में क्या होता है, ये सब फेल है। जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ये सब क्या है ना, एक, आपको मैंने पहले कहा ना कि चीज़ों को ढक दिया गया है, रैप कर दिया गया, रैपर के अंदर। सब दुनिया में वही है, लेकिन सब उसको एक तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ढक करके आपको सामने परोस दिया गया है। तो अब होमिसाइड में क्या होता है, होमिसाइड में बेसिकली आप ये समझिए कि अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, उसके बाद समझेंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे टेररिस्ट अटैक हुए, टेररिस्ट आए, रेपिस्ट, टेररिस्ट रेपिस्ट ये सब आए। तो एक धनंजय करके था रेपिस्ट, इसके अलावा कालरा करके भी एक थे पहले, और सतवंत सिंह बेअंत हुए। उसके अलावा अगर गांधी के जमाने में चले जाइए तो नाथूराम गोडसे की बात कर लीजिए। अगर हम लोग क्रांतिकारियों की बात करें तो भगत सिंह की बात कर लीजिए। तो जरा सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए। हमने कहा कि एक आदमी जब दूसरे आदमी को मारता है तब उसको हम क्या कहेंगे, होमिसाइड कहेंगे। एक आदमी जब दूसरे आदमी को मारता है तो होमिसाइड कहेंगे। तो वास्तव में एक आदमी दूसरे आदमी को मारता है, एक कौन आदमी किसको मार रहा है? अगर हमने बात करी, भगत सिंह की बात करी, मान लीजिए फॉर लेट्स टेक एन एग्जांपल, तो भगत सिंह को किसने मारा? हमने तो दिखा दिया कि भगत सिंह एक बहुत बड़े टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे, अंग्रेजों ने वही दिखाया। और उसके बाद कहा कि एक हमने ड्यू प्रोसीजर चलाया, प्रोसीडिंग चलाई, उसमें उनको हमने फांसी की सजा दी। लेकिन मारा उसको किसने, भगत सिंह को किसने मारा वास्तव में? उनकी बॉडी को टच करके किसने उनको फांसी पे लटकाया? राजगुरु को किसने फांसी पे लटकाया? सो हु डिड दिस? क्या जज ने लटकाया उनको फांसी पर? जज ने हाथ से लटकाया? द आंसर इज नो। मजिस्ट्रेट ने हाथी से फांसी पर लटकाया? द आंसर इज अगेन नो। तो लटकाया किसने? तो एक जल्लाद है, जिसको हम कसाई बोले, जल्लाद बोले, जो भी बोले अपनी भाषा में जो बोल सकते हैं, लेकिन सबको पता है जल्लाद क्या होता है। सो जल्लाद ऑटोमेट, जल्लाद जो है अल्टीमेटली बॉडी को टच करता है, लीवर खींचता है, और जल्लाद के लीवर खींचने के बाद ही मौत हुई, पहले मौत नहीं हुई। भले ही जज साहब ने ऑर्डर पास कर दिया, नो डाउट, जज साहब ने डेथ वारंट साइन कर दिया, नो डाउट, प्रोसीडिंग चली, नो डाउट, सब कुछ हुआ, नो डाउट, कुछ नहीं उसमें डाउट है मेरे को, ना आपको होना चाहिए। वास्तव में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं उस मुद्दे पे आऊंगा, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए। जो ये कहा गया है ना, चाशनी में लपेट करके, आपको सिरप में डाल डाल करके, मिठाई में लपेट लपेट के, जिसका जिसके साथ लिखा होता है मौत। तो क्या ऐसा है कि भगत सिंह की मृत्यु किसके हाथ, जल्लाद के हाथ होनी थी? क्योंकि जल्लाद ने अल्टीमेटली लटकाया। नाथूराम गोडसे की जो मृत्यु थी वो अगेन जल्लाद के हाथों थी। ये ऐसा है क्या उसके, या हम जज की बात करें कि जज ने आदेश दिया तो जज के हाथों उसकी मृत्यु हुई रियल में? या सतवंत सिंह, बेअंत सिंह, जो भी आप, जिसकी भी मृत्यु, जिसको भी फांसी की सजा दी गई है, सीधे बातों में अगर वो कहें तो, जिसको भी फांसी की सजा दी गई है, क्या उन सब को जल्लाद ने मारा या जज ने मारा? जज के आदेश पर मरे ना, तो जज के आदेश पर उनको फांसी हुई, तो क्या जज साहब ने उसको लटकाया? किसने उसको मारा? तो हम लोग क्या कहते हैं, अल्टीमेटली अगर किसी को मारना होता तो हम तो उसकी बॉडी को टच करेंगे, कन्फाइन करेंगे, टॉर्चर करेंगे, तभी तो वो मरेगा। तो अल्टीमेटली उसकी बॉडी को टच किसने किया था? जल्लाद ने। तो क्या जल्लाद ने मारा? दिस इज द पॉइंट। तो ये कहना कि किसके नाम पर क्या लिखा है, ये सब मेरे हिसाब से, मेरे फिर से कह रहा हूँ पर्सनल व्यू है, मेरे लिए बकवास है कि किसने किसको मारा। ये अपने सोच की बात है। जिसके पास पावर है वो दूसरे को निगल जाता है, सीधी सी बात है। अगर आपके पास पावर है, आपको किसी ने तकलीफ पहुंचाई तो आप उसको निगल जाएंगे, या आपको कोई स्वार्थ हो, या आपकी कोई ज़रूरत हो, आपकी कोई नीड होगी, तो आप दूसरे को निगल जाएंगे। ये बड़ी सीधी सी बात है। चाहे कहीं से उठा के इसको देख लीजिए, माइथोलॉजी से देख लीजिए, रिलीजन से जोड़ के देख लीजिए, कहीं से देख लीजिए, चाहे हिस्ट्री से जोड़ के देख लीजिए। जरूरत सबकी थी, अपना जड़ लिया। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि भारत पर आक्रमण किया, तो भारत पर आक्रमण करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि उनको सम्राट बनना था, उनको दुनिया जीतनी थी। तो उसके अंदर एक भूख थी कि मुझे पूरा पूरा दुनिया जीतना है। आप अपने घर में भी मजे से रह सकते थे, नहीं, लेकिन आपको क्या है, दूसरी दुनिया को जीतना है, अपने को साबित करना है कि मैं, और सबको उसके लिए क्या करना है, मारकाट मचा करके आगे बढ़ना है। ऑब्वियस सी बात है। सो मैं ये सब एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ? एग्जाम्पल इसके दो रीजन है, क्योंकि होमिसाइड जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग अलग तरीके से या गलत तरीके से हम लोग क्या करते समझते हैं। जो ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक आया ना, द किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग, ये अधूरी बात है। होमिसाइड का ये अधूरा पार्ट है, जिसको हम लोग यहाँ पर हमेशा पढ़ते हैं। ये नहीं है कि बुक के अंदर नहीं है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, कमेंट्री बुक में है, बिल्कुल है। लेकिन हम लोग बताया गया है अधूरा, या हम लोग पढ़ते अधूरा है।
तो यहाँ तक तो ठीक है कि एक आदमी जब दूसरे आदमी को मारता है तो उसको हम होमिसाइड कहते हैं, होमी और सीडो, ये भी सही है। लेकिन होमिसाइड साथ के साथ अगर मैं बोलूं तो ये एक जेनेरिक टर्म है। होमिसाइड एक जेनेरिक टर्म है। जेनेरिक टर्म होने का मतलब क्या है, इसमें होमिसाइड का मतलब क्या होता है, जिस किसी मतलब कोई सपोज ये कीजिए बच्चा है, ये एक चाइल्ड है, छोटा सा बच्चा है, इस बच्चे की उम्र आज 1 साल है मान लीजिए, इसकी पूरी लाइफ हम एक्सपेक्ट अगर करेंगे, कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है तो अल्टीमेटली हम लोग क्या कहेंगे, आज की तारीख में 2024 में कोई बच्चा पैदा ले, तो हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन में कि चलो बहुत तो 70 से 80 साल जी लेगा, 70 से 80 साल उसकी आयु होगी। अगर कम भी करना तो 60 साल होगी, 60 70 80 इसके बीच में उसकी मृत्यु हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की आयु हमने कह दिया कैलकुलेशन करके 60 70 80 साल होगी, और हमने वहां पर 40 साल की उम्र में ही उसको मार दिया, हमने उसको 30 साल की उम्र में ही मार दिया, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्सेलरेटिंग द डेथ। मतलब जो मौत उसको 70 साल में होनी चाहिए थी, जो मृत्यु उसकी 60 साल में होनी चाहिए थी, जो 80 साल में उसकी मौत होनी चाहिए थी, वो हमने उसकी मौत कब कर दी, 30 साल में। तो जो हम यहाँ पर होमिसाइड की बात करते हैं, इसमें क्या है, एक इंसान जो 100 साल तक जीता, एक इंसान जो 70 साल तक जीता, एक इंसान जो 60 साल तक जीता, उसको आपने आज ही मार दिया, आज ही खत्म कर दिया। जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ को बड़ा होने में हो सकता है 50 साल लगते, 60 साल लगते, 100 साल लगते, वो बड़ा होता जीता अपना, लेकिन आपने उसको अभी ही काट दिया। सो होमिसाइड का मतलब होता है एक्सेलरेटिंग द डेथ। क्या मैं कह रहा हूं, एक्सेलरेटिंग द डेथ। जो डेथ 50 साल बाद आनी थी वो आपने पहले ही ले दी। तो होमिसाइड का मतलब ये तो बिल्कुल सही है कि एक आदमी जब दूसरे आदमी को मारता है उसको हम होमिसाइड कहते हैं, नो डाउट। लेकिन इसका जेनरिक टर्म में अगर मीनिंग निकालेंगे तो जेनरिक टर्म में मीनिंग होता है कि जब एक आदमी दूसरे आदमी की मृत्यु को एक्सेलरेट कर दे, एक्सेलरेट कर दे, चाहे वो कैसे भी कर सकता है, चाहे उसको टॉर्चर करके कर दे या उसको एकदम से उसकी मृत्यु कारित कर दे, चाहे उसको लंबे समय तक ये बोलते हैं ना यातना देना, तकलीफ देना, उस तरीके से कर दे, कैसे भी कर दे, बट उसकी मृत्यु को एक्सेलरेट करता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक और इसका मीनिंग, जो जेनरिक टर्म में आप इसका मीनिंग लिखेंगे तो होमिसाइड इज नथिंग बट इट इज, क्या करता है, इट इज फॉर द, ऐसा लिख लीजिए, इट इज अ जेनेरिक टर्म, जेनेरिक टर्म किस लिए, फॉर, यहाँ पर फॉर लगा दिया है के लिए, फॉर कॉजिंग, फॉर द कॉजिंग ऑब्लिक, और है तो ऑब्लिक मैंने लगा दिया, एक्सेलरेटिंग, ACCELERATING, एक्सेलरेटिंग द डेथ। एक कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है, इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। एक्सेलरेटिंग द डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग, बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। मतलब क्या हो गया, फाइनली अगर हम देखें तो फाइनल टच में जाएं तो क्या होगा, होमिसाइड का मतलब ये हो गया कि अगर आज मैं किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता हूँ, सपोज कीजिए मेरे पास आज पिस्टल है, मेरे पास गन है, मेरे पास गोली है, चाकू है, वटेवर, मैंने क्या किया, एक आदमी है उसको मैंने आज मार दिया, मैंने उसको मार दिया, ठीक, तो वो क्या हो गया, वो मर गया, ओके, वो मर गया। तो मर गया तो इसका मतलब क्या है, उसकी मौत हो सकता है 60 साल बाद होनी थी, लेकिन मैंने उसको आज मार दिया। अब मारने का कारण कुछ भी हो सकता है ये अपराधी हो सकता है अपराधी ना हो सकता है निर्दोष भी हो। निर्दोष नहीं मरते क्या, जितने बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं उसमें सबके सब क्या दोषी होते हैं, असंभव। तो होमिसाइड में हम क्या करते हैं, होमिसाइड में हम किसी व्यक्ति की मृत्यु को, जो 50 साल बाद होगी, 60 साल बाद होगी, 20 साल बाद होगी, 100 साल बाद होगी, उसको हम एक्सेलरेट करते हैं। एक्सेलरेट करते हैं मतलब उसको स्पीड में ला देते हैं, उसको बहुत तेजी से ला देते हैं, बढ़ा देते हैं। इसलिए क्या मैंने कहा, होमिसाइड का मतलब क्या है, कॉजिंग एक्सेलरेटिंग द डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। जब एक जानवर इंसान को मारता है तब होमिसाइड नहीं कहलाएगा। जब एक आदमी आदमी को मारता है और आदमी आदमी की मृत्यु को एक्सेलरेट कर दे, स्पीड में ला दे, एक्सेलरेट करते हैं ना, एक्सेलरेट, तो वो एक्सेलरेट कर देता है, दैट इज, या उसके लिए कोई ऐसा कारण क्रिएट कर दे, कोई ऐसा यू कैन से, उसके लिए कोई ऐसा फैक्ट क्रिएट कर दे जिसकी वजह से उसकी मृत्यु तेज हो जाए, जल्दी हो जाए। जैसे आप जा रहे हैं, सिंपल एक एग्जांपल, आपने क्या किया, आप कहीं जा रहे हैं,
आपको किसी से कोई तकलीफ है तो आपने क्या कर दिया, एक गड्ढा खोद दिया, उसके अंदर ढक दिया और उसके अंदर बहुत सारे सांप बिच्छू रख दिए, या ऐसी चीज कर दी कि जिससे आदमी मर ही जाए। अब कोई आदमी आ रहा है और उस गड्ढे में गिर गया, मर गया, तो आपने क्या किया, उसकी मृत्यु को एक्सेलरेट कर दिया। तो आपको, आपने जो किया उसको हम क्या कहेंगे, होमिसाइड कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, होमिसाइड कहेंगे। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ, बहुत आराम से बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ये जो बहुत बहुत बात चेंज हो जाता है ना, इधर से उधर उधर से इधर, ये चेंज भी होगा तो भी आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। तो होमिसाइड का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। हम लोग बस ऊपर ऊपर रट लेते हैं कि किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय ए ह्यूमन बीइंग, किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय ए ह्यूमन बीइंग। अरे भाई ठीक है, उतना तक तो सब सही है, लेकिन उसके अंदर की कहानी भी तो जाननी जरूरी है। ओके, यहाँ तक तो सब समझ में आ गया। अब पता है कॉन्सेप्ट क्या है, जस्ट ए सेकेंड। ओके, कॉन्सेप्ट क्या है पता है इसके साथ, इसके साथ एक बड़ा मतलब कह सकते हैं ना, बड़ा सरप्राइजिंग मामला अटैच है, अगर ध्यान से समझिएगा तो। लॉ में जो हम लोग कहते हैं ना, होमिसाइड होमिसाइड होमिसाइड, व्हाट इज द रूल ऑफ होमिसाइड इन लॉ, ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द रोल ऑफ होमिसाइड, होमिसाइड का रोल क्या है, ये समझिए। होमिसाइड का कॉन्सेप्ट लॉ में क्या है, इन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है, ये बॉन्डिंग क्या है होमिसाइड और लॉ का। देखिए, अगर ध्यान से समझेंगे, फिर से वही बात कहूंगा, एरिस्टोटल की तरह तो नहीं कहूंगा सोचने के लिए, अरस्तु की तरह, लेकिन सोचना चाहिए कभी कभार। लॉ क्या है वास्तव में, व्हाट इज लॉ, लॉ क्या है। कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, बहुत ही सीनियर। अब तो उनके मैंने पहले बताया भी होगा, कभी जिक्र भी किया होगा। मोर देन 54 ईयर्स उनकी प्रैक्टिस होगी, 54 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी उनकी एज अच्छे खासे हैं, अभी भी थोड़ा यंग से है, मतलब उतना एज का पता नहीं चलता, 89 ईयर्स ओल्ड। समझ सकते हैं कितना बुजुर्ग आदमी होंगे, लेकिन बुजुर्ग शब्द उनके लिए, लेकिन बुजुर्ग वास्तव में दिखते नहीं है, ठीक है। सो होमिसाइड, होमिसाइड और लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है। तो कभी कभी हम लोग जैसे बात करते हैं तो बहुत ही नॉलेजेबल इंसान, लॉ का मतलब क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ। हम लोग लॉ रटे हुए हैं, सच बताइए तो लॉ रटे हुए हैं। और जिसने समझ लिया है, ईमानदारी से बता रहा हूँ, जिसने समझ लिया है, उसमें 98% लोग लॉ को नहीं समझते हैं। ओनली 2% लोग ही लॉ को समझते हैं। मैं जुडिशरी के पर्पज से नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई परीक्षा के पर्पज से नहीं बोल रहा हूँ, लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी के पर्पज से बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। ये एक अलग ही लेवल पे बात हम लोग कर रहे हैं, और ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। लॉ क्या होता है, लॉ के बारे में बात करें तो लॉ क्या है। लॉ का मतलब हम लोगों ने जैसे पढ़ा है ना, कमांड ऑफ सॉवरिन। सॉवरिन का मतलब होता है एक संप्रभुत्व आदमी, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। जैसे राम के राज्य में राम को किसी ने चैलेंज नहीं किया, जो राम को चैलेंज करेगा वो राम के साथ लड़ाई करेगा। यही ना कहानी है, हम ज़्यादा अंदर तो मैं नहीं जानता, जो ऊपर ऊपर मैं जानता हूँ उतना ही मैं बता रहा हूँ। कोई भी कहीं भी, आज के डेट में क्या है, मोदी जी अपने आप को कह सकते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग कहते हैं कि भैया वो क्या है, एक तरीके से सॉवरिन अथॉरिटी है। वो जो बोल दें सब सही है। वो अगर अभी रात कह देंगे तो रात हो जाएगा, अभी वो दिन कह देंगे तो दिन हो जाएगा, वो हो जाएगा। उनकी बात सबको माननी ही पड़ेगी। हालांकि उनके पास बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है, हो सकता है कि आप उनसे ज़्यादा ताकतवर होंगे, आप उनसे ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, आप उनसे ज़्यादा हैंडसम होंगे, आप उनसे ज़्यादा पावरफुल होंगे, बट स्टिल दुनिया उनकी बात सुनेगी, लोग उनके बात सुनेंगे, आपकी कोई नहीं बात सुनता है। व्हाट इज लॉ देन, लॉ कुछ नहीं है। देखिए, लॉ एक बहुत ही जो पावरफुल आदमी होता है, बहुत ही पावरफुल, और पावर गेन करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग रास्ते हैं। मेन मुद्दा क्या है, पावर। लॉ कुछ नहीं है, लॉ एक पावर का गेम है। पावर हमेशा हर समय पर चेंज होता रहता है। पावर एक टाइम था जब हम कहते हैं मोनार्की, तो मोनार्की में क्या होता था कि राजा का बेटा है तो राजा के बेटा से लोग डरता था, राजा का बेटा राजा हो गया तो डरता था, भले वो अयोग्य क्यों ना हो, वो इनकैपेबल क्यों ना हो, मूर्ख क्यों ना हो। आज भी वो सीन है, आज भी वो सीन है, ऐसा नहीं है कि नहीं, आज भी वो सीन है। राजतंत्र नहीं है, फिर भी मूर्खों की पूजा हो रही है। आप देख लीजिए, मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप देखिए गूगल पर करके,
कितने प्लेयर होंगे हिंदुस्तान के अंदर जिनको हम भगवान मानते हैं, 10th फेल होंगे या 10वीं तक पढ़े होंगे, उसके आगे उनसे ज़्यादा आप पढ़े लिखे हैं, तो उसके हिसाब से वो अनपढ़ हैं। आपसे अगर कंपेयर किया जाए तो दे आर इलिटरेट। आप हो सकता है एलएलएम हो, आप पीएचडी हो, आप चलिए कुछ नहीं तो सिंपल एलएलबी है या डबल ग्रेजुएट है, कोई आदमी 10वीं फेल है या 10वीं तक पढ़ा है मान लीजिए, तो आपके आगे क्या है उसकी वैल्यू? एजुकेशन के मामले में जीरो, इलिटरेट, मूर्ख कहा जा सकता है। 10वीं को क्या सरकार नौकरी देती है? ग्रुप डी में रेलवे में क्या नौकरी मिलती है देख लीजिए, वही काम कर सकता है वो। और आपको क्या नौकरी मिलेगी वो आप देख सकते हैं। तो वो है, वो था और शायद वो आगे भी रहेगा। हम लोग बात कर रहे हैं लॉ की और लॉ में कनेक्ट कर रहे हैं पावर को। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात आती है कि जिसके पास पावर होता है वो लॉ को क्या कर देते हैं? मोल्ड कर देते हैं, लॉ को मोल्ड कर देते हैं, लॉ को अपने तरीके से बनाते हैं, लॉ को अपने तरीके से मोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं। व्हाट यू नीड ओनली इज द पावर। ये मोदी जी समझ रहे हैं, नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं, अमित शाह समझ रहे हैं, जो भी यहाँ पर पॉलिटिशियंस है उसमें मान के चलिए 10%, 5% पॉलिटिशियन इसको समझता है। इफ यू हैव द पावर इन योर हैंड्स देन यू कैन डू एनीथिंग वॉट एवर यू वांट। अल्टीमेटली कर सकते हैं आप, कितना भी चिल्लाते रहिए। ऐसा नहीं है लोग 10 साल से 15 साल से नहीं चिल्ला रहे होंगे, या 50 साल से, जब इमरजेंसी लगी थी तब लोग नहीं चिल्ला रहे, तब भी चिल्ला रहे थे। बट दैट टाइम शी वाज हैविंग पावर। इंदिरा गांधी के पास पावर था, उसको जो दिल में आया उसने कर दिया, इमरजेंसी मन थी इमरजेंसी लगा दी, जो करना था कर दिया। सो व्हाट इज बेसिकली लॉ? लॉ कुछ नहीं होता जब एक पावरफुल आदमी, जब एक पावरफुल अथॉरिटी कोई भी आदेश, कोई भी कमांड लोगों के लिए देता है, दैट इज बेसिकली लॉ। आप इसको चाहे आप जिस तरीके से समझिए। आज के डेट में क्या है, अभी जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा पीएमएलए, जिसके लिए अभी केजरीवाल और बाकी लोगों के ऊपर लगाया गया। तो पीएमएलए में जिस पर्टिकुलर प्रोविजन के अंदर लोगों को बंद किया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही नल एंड वाइड कहा कि भैया ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, खत्म करो इसको, हटाओ। और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद सरकार ने उसको फिर से अमेंड करके फिर से लगा दिया, और अब सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पा रही है। वेयर इज द पावर? किसके हाथ में है पावर? हु आर यू एंड व्हाट यू आर डूइंग? हम और आप क्या करते हैं? नौकरी करते हैं, पॉइंट को समझिए। हम और आप सिर्फ नौकरी कर रहे हैं, और नौकरी से क्या मिल रहा है? पैसा, दैट्स इट। अल्टीमेटली वही है और कुछ नहीं है। अल्टीमेटली मैं बोल रहा हूँ, फाइनल टच वही है। असली पावर का मजा तो वो एंजॉय कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक तरीके का स्कैम था, ये है। अब फिर से अगर ये सत्ता में आ जाएंगे तो फिर से ये कहेंगे नहीं हम तो इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आएंगे। बहुत बार ऐसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट्स के थ्रू क्या कर दिया है, चीजों को हटा दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट पावरफुल है या हमारा एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर पावरफुल है? यू कैन जज, आप सब जज कर सकते हैं। सो लॉ कुछ नहीं होता जब एक पावरफुल अथॉरिटी, जब ये कोई पावरफुल पर्सन अपने आदेश देना शुरू कर दे, और वही आदेश चाहे किसी भी मोड में आ जाए, तो वही क्या कहलाता है? बेसिकली वही क्या है? पावर। तो मोदी जी के हाथ पावर है क्योंकि वो सारे एमपीज को कंट्रोल कर सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा के एमपी को कंट्रोल कर लिया तो पार्लियामेंट उनकी मुट्ठी में है। पार्लियामेंट जब उनकी मुट्ठी में है तो वो कोई भी कानून बना सकते हैं, कोई भी कानून पास करा सकते हैं, कोई भी बिल ला सकते हैं, पास करा देते हैं। वही अब प्रेसिडेंट भी एक तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है? उनकी मुट्ठी में है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ, कहने को तो वो एक तरीके से सबसे बड़े राजा हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, बट स्टिल प्रेसिडेंट क्या है सबको पता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? एक पर्सन, और उन्होंने क्या कर दिया? डायरेक्टली इनडायरेक्टली आदेश दे दिया, भैया कल से ये होगा, कल से ये होगा। किसी भी मंत्री को ले लीजिए, नितिन गडकरी की बात कर लीजिए, उन्होंने पूरा ट्रैफिक सिस्टम पर काम किया, गाड़ियों के ऊपर काम किया, एमवी एक्ट के ऊपर काम किया। उसमें भी उन्होंने बहुत सारे सिस्टम ला दिए, ये लगा वो लगा तो आप हेलमेट नहीं लगाओ, दिस नहीं लगाओ तो ये चार्ज लगेगा, वो चार्ज लगेगा। रोड बनाने का ठिका नहीं है, रोड नहीं बन रहे हैं सब जगह, लेकिन आपको क्या है, गाड़ियों के ऊपर आपको ये सारे लगेंगे चार्जेस, फाइन, सब कुछ। तो एक एक मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट इज लॉ? लॉ इज नथिंग, जब कोई पावरफुल अथॉरिटी ऐसा करती है तब लॉ आता है। अब ये सब का कॉन्सेप्ट से हम होमिसाइड से क्या जोड़ना चाह रहे हैं, होमिसाइड से क्या कनेक्शन है, आराम से समझिए। होमिसाइड में हमने ये कहा कि जब कोई एक आदमी दूसरे आदमी की मृत्यु को एक्सलरेट कर देता है तब हम उसको कहते हैं कि भैया होमिसाइड हो गया। अब ये एक आदमी जो दूसरे आदमी की मृत्यु को एक्सलरेट कर रहा है, ये एक आदमी कौन है? हु इज दैट पर्सन? तो ये आदमी क्या हो सकता है? ये आदमी हो सकता है कि इसको अथॉरिटी मिली हो,
इसको अथॉरिटी नहीं मिली हो, सो ही हैज अथॉरिटी एंड नो अथॉरिटी। तो अगर किसी पर्सन को अथॉरिटी है, वो पर्सन क्या है, कोई एक पर्सन है, कोई व्यक्ति है जिसको अथॉरिटी है कि वो दूसरे पर्सन की मृत्यु कारित कर सकता है। मृत्यु कारित करने का मतलब क्या है, समय से पहले मार देना, उसकी मृत्यु को एक्सेलरेट कर देना, उसकी डेथ को जल्दी ला देना, नजदीक ला देना। अगर कोई ऐसी अथॉरिटी है, अगर वो करती है, तो भैया उसको सजा मिलेगी, नो पनिशमेंट। उसको क्या है, नो पनिशमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मिलिट्री वाले जो बॉर्डर पे करते हैं, किसी आदमी को मार देते हैं, जो दूसरे देश का आदमी घुसता है, जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, बॉर्डर में इंटर करने की कोशिश करता है, वो क्या करते हैं, उसको मार देते हैं। बिकॉज दे हैव अथॉरिटी, उनके पास अथॉरिटी है। किस बात का, एक्सेलरेट करने का, दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का। उसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखिए, तो पुलिस को यहाँ पर अथॉरिटी मिली हुई है, क्या बता देते हैं कि भाई हम पर हमला किया, हमने सेल्फ डिफेंस में मार दिया। इनकाउंटर एक तरीके से, तो इनकाउंटर को क्या कर देते हैं, लीगल कर देते हैं वो एक तरीके से, जो चल रहा है। सो यहाँ पर क्या है, एक अथॉरिटी क्या कर रहा है, फिर से वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु को, और उसको कोई पनिशमेंट नहीं है। आपको पता ही होगा, हालांकि पूरा सुप्रीम कोर्ट का खुल्लम खुल्ला गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया था जब योगी जी की सरकार थी, या अभी भी है। तो इसके पहले वाले टर्म में उन्होंने क्या करा था कि इनकाउंटर किया था, विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, सबको पता है विकास दुबे, अब तो लोग भूल रहे धीरे धीरे। तो विकास दुबे का जो इनकाउंटर हुआ, और जिन लोगों ने इनकाउंटर किया, उन सबको प्रोमोट किया गया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबको कुछ ना कुछ अलग अलग राहत दी गई, एक तरीके से प्रमोशन मिला, जो कि साफ साफ लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। कहाँ है सुप्रीम कोर्ट, वेयर इज द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम इन पासिंग द ऑर्डर्स, बट हु आर दे आर एग्जीक्यूटर्स, दे आर एग्जीक्यूटिंग द लॉ। ठीक है, तो ये समझना है। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम इसको होमिसाइड को लेके चल रहे हैं। होमिसाइड का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि इसको फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के कहने से कोई फांसी फांसी पर थोड़े चढ़ा रहा है। एग्जीक्यूशन तो नीचे के लोगों ने करना है, एग्जीक्यूशन के तो नीचे के लोगों ने करना है। डेथ वारंट जारी कर दिया जज साहब ने, सेशन कोर्ट ने डेथ वारंट जारी कर दिया, मृत्यु हो गई क्या, दैट इज द पार्ट। ठीक है, तो इसी पॉइंट को समझ। तो जब कोई व्यक्ति विथ अथॉरिटी ऐसा कुछ करता है, तो उसको कोई पनिशमेंट नहीं होता है। और जब कोई पर्सन या अथॉरिटी बिना बिना किसी अथॉरिटी के किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, या होमिसाइड करता है, या दूसरे पर्सन की मृत्यु को एक्सेलरेट कर देता है, जिसको मरना 50 साल बाद, उसको भी मार देता है, तो ऐसे केस में उस पर्सन को क्या मिलता है, पनिशमेंट मिलता है। तो इसमें हम लोग और आप लोग आ जाते हैं। हम लोगों के लिए क्या है, हम लोग सिविलियंस हैं, हम लोग क्या है, खेत की गाजर मूली। हम लोग 140 करोड़ लोग क्या हैं, गाजर मूली ही हैं भाई, सीधी सी बात। आप कितने भी कहीं भी पावरफुल रहे, आप एक लिमिट में हैं। आप या तो अपने कमरे के बॉस हो सकते हैं, आप मोहल्ले के बॉस हो सकते हैं, एक गली के बॉस हो सकते हैं, एक स्टेट के बॉस हो सकते हैं, एक विधानसभा क्षेत्र के बॉस हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। आप क्या बोल सकते हैं बहुत, तो कि अच्छा इस गली में आना तो तुमको देख लेंगे, भैया इस गली के बाहर आप ही की औकात कुछ नहीं है, इस गली के बाहर आप ही की कुछ औकात नहीं है, या हमारी कुछ वैल्यू नहीं है। तो हम क्या है, एक लेवल तक हैं। लेकिन जो आदमी 140 करोड़ की आबादी में किसी भी स्टेट में जाके घूम के आ सकता है, वो पावरफुल है या आप पावरफुल है? सोचने की बात है। जो आदमी पूरे 140 करोड़ की आबादी में पूरे स्टेट्स में कहीं भी घूम सकता है, एट एनी टाइम, एनी मोमेंट जा सकता है, आ सकता है अपनी सहूलियत के हिसाब से, वो आदमी पावरफुल कहा जाएगा? या आप, जो आप एक हल्ला करेंगे माइक लेके कि अरे भाई आना, तुम इस गली में आना, तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। आप गली में हैं, अब तो गली में रहने वाला क्या है, गली में तो एक पेड़ भी होता है, पेड़ तो वही है। पेड़ का मतलब, पेड़ और इंसान में फर्क होता है, पेड़ जहाँ पैदा लेता है वहीं मर जाता है। तो जो गली मोहल्ले की बात करते हैं, वो जस्ट लाइक पेड़, वहीं पैदा लिए वहीं मर गए, आगे कहीं उनका कोई स्कोप ही नहीं है लाइफ। ये सारी बातों का कनेक्शन इससे है। अब आइए देखिए इसके नेक्स्ट पार्ट पर जरा समझिए। होमिसाइड में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है। तो जो मैंने कहा कि अथॉरिटी है, अब होमिसाइड और लॉ को कॉन्सेप्ट को, होमिसाइड और लॉ के कॉन्सेप्ट को हम लोग मैच कर रहे हैं, होमिसाइड प्लस लॉ। इसमें मैंने सिंपल कहा, लॉ क्या करता है, लॉ तो एक पावर हो गया, जिसमें पावर मिला उसने आदेश दिया, हो गया। तो लॉ ने पावर दे दिया किसको, सुप्रीम कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को, सेशंस कोर्ट के जज को, मजिस्ट्रेट के जज को, क्या दे दिया, पावर दे दिया कि भाई तुम किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हो। तुम खुद नहीं जाओगे, लेकिन तुम उसकी मृत्यु को एक्सेलरेट कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने उसकी मृत्यु को क्या कर दिया गया, एक्सेलरेट कर दिया गया।
दैट इज द पार्ट। सो नाउ अब यहाँ पर इसी पॉइंट को अगर हम समझे तो इसको हम लोग दो सेंस में कर सकते हैं। होमिसाइड क्या होता है? एक लॉफुल होमिसाइड होता है, एक अनलॉफुल होमिसाइड होता है। अनलॉफुल होमिसाइड होता है यानी जहां पर क्या होता है, एक लॉफुल तरीके से होगा, एक अनलॉफुल तरीके से हो सकता है। ओके चलिए, मैं अभी इसमें और डिटेल जाऊं, आप लोग को पहले ब्रेक दे दे रहा हूँ, ठीक है? पहले जल्दी से ब्रेक एंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं, नहीं तो फिर मैं ही भूल जाऊंगा ब्रेक देना। आई होप कि आप लोग सब आ गए होंगे। देखिए, हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका जो बेसिक है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर होमिसाइड है तो होमिसाइड क्यों, क्या है? होमिसाइड का मीनिंग क्या होगा? होमिसाइड का लॉ से क्या कनेक्शन है? होमिसाइड ही टर्म क्यों लिया गया? बाकी टर्म के यहाँ पर क्यों नहीं लिया गया? जेनोसाइड क्यों नहीं रखा गया? जेनोसाइड क्यों नहीं लिया गया? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि यहाँ पर आने चाहिए। जेनोसाइड होमिसाइड में डिफरेंस क्या है, ये सारे टर्म्स आएंगे, लेकिन ये सब आपको मैं एक करके बताते रहूंगा, ठीक है? देखिए तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उसमें मैंने ये कहा कि होमिसाइड जो होता है इसमें दो बातें याद रखिएगा। किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग, ये किलर है। दूसरी बात हमेशा याद रखनी है कि होमिसाइड में एक व्यक्ति, वन पर्सन इज एक्सेलरेटिंग द डेथ ऑफ एन अनदर पर्सन। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मृत्यु को एक्सेलरेट कर देता है। ये हो गया होमिसाइड का दूसरा पार्ट। अब मैंने आपसे थर्ड पॉइंट ये कहना है कि होमिसाइड जो होता है ये दो तरीके का हो सकता है, या तो लॉफुल होगा या तो वो अनलॉफुल होगा। तो इसका मतलब हो गया लॉफुल भी होमिसाइड हो सकता है और अनलॉफुल भी हो सकता है। हाँ, हर एक होमिसाइड अनलॉफुल नहीं होता तो हर एक होमिसाइड लॉफुल भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर कोई छोटा बच्चा, एकदम छोटा बच्चा, यानी कि यू कैन से कि 7 साल या 7 साल से कम उम्र का बच्चा, या कोई अनसाउंड माइंड पर्सन है यानी कि जो पागल व्यक्ति है, अगर वो किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे किसी भी तरीके से, सपोज कीजिए कि एक छोटा बच्चा है, खेलते खेलते कोई ऐसी जहर वाली चीज ले आता है और वो खाने में मिला देता है। उसको पता नहीं कि वो जहर है, ऑब्वियस सी बात है, उसको पता नहीं है कि वो जहर है या पॉइजन है। और वो ऐसा पॉइजन है जो कहते हैं ना कि जिसका गंध नहीं आ सकता, जिसका टेस्ट नहीं आता, बिल्कुल टेस्टलेस है, सेंसलेस है। और उस पॉइजन को अगर खाने में गलती से मिला दिया उसने खेलते कूदते, और कोई बंदा खा लिया और खा के मर गया। बाद में बच्चे ने बताया कि भाई मैंने तो ये वाली बोतल उठाई थी, मैंने इसको खाने में मिलाया था टेस्ट के लिए, खाया तो ये तो मर गया, ये तो नाटक कर रहा है मरने का, या मर गया, जो भी है वट। तो वैसे व्यक्ति के लिए जो डॉली इनकेपेक्स है या जो इनोसेंट है, उसको हम कहाँ से लेके आ सकते हैं? उसको हम नहीं ला सकते। उसने क्या किया, उसने एक व्यक्ति की मृत्यु एक्सेलरेट कर दी, एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी। किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय ए ह्यूमन बीइंग, ये हो गया, ये एकदम किलर है। दूसरा कि उसने एक्सेलरेट कर दिया, लेकिन करने वाला पर्सन कौन है, इसके अकॉर्डिंग सजा मिल रही है। अगर करने वाला इंसान या पर्सन जो ह्यूमन बीइंग है 7 साल से कम उम्र का है, उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वही पर्सन 40 साल का है, 30 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है, तो उस पर्सन को क्या मिल जाएगी? दंड मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक पॉइंट, डेथ caused by an innocent agent, innocent agent, like a child under the age of under the age of 7 years, under the age of 7 years, or a person of unsound mind, or a person of unsound mind। अगर अनसाउंड माइंड पर्सन है तो ये जो हुआ इज नॉट अनलॉफुल, नॉट लॉफुल, सॉरी, नॉट लॉफुल। नाउ सी, अब यहां पर क्या कॉन्सेप्ट आ गया, ये सारी चीजें नहीं होंगी। अगर इसने कर दिया इसको कोई सजा भी नहीं मिलेगा। नाउ, तो यहां से हम लोगों को एक पॉइंट मिल गया, व्हाट इज दैट? होमिसाइड जो होता है ये वो दो तरह का होता है। नंबर वन, जिसको हम कहते हैं लॉफुल होमिसाइड। नंबर टू, ये देखिए हम लोग क्या होता है ना, जब शॉर्ट में, ब्रीफ में, या होता है ना वन लाइनर में, हम ये रट लेते हैं। अब आपने रट लिया होगा, बहुत से लोगों को पता होगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं पता होगा, सबको पता होगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि होमिसाइड दो तरह का होता है। बट दो तरह का ही क्यों होता है,
ये भी तो जानिए क्यों। क्योंकि जब आप कोई प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आप जो रट के या हम लोग जो कॉन्सेप्ट रट के अप्लाई करते हैं वो अप्लाई नहीं हो पाता। क्योंकि जो सामने में जजमेंट आ रहा है, या जो सब जजमेंट का जो रीजन है, जिसको हम लोग ओबिटर डिक्टा या रेशियो डिसिडेंडी कहते हैं, तो रेशियो डिसिडेंडी और ओबिटर डिक्टा वो जो देने वाला पर्सन यानी जो कोर्ट और जज है, उनको बहुत अच्छे से पता है, इन डेप्थ पता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं है, क्या है या क्या नहीं है। और हम और आप क्या करते हैं, उसमें से बस एक लाइन निकालते हैं, उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं, बात खत्म हो गई, आगे पीछे से कोई मतलब ही नहीं है। आप देख लीजिए कितने लोग हैं इसमें, एक बहुत फेमस केस आएगा बिरसा का, बिरसा सिंह का केस आता है। अब इसमें कितने लोगों को बिरसा सिंह के केस का फैक्ट पता है? बहुत कम लोगों को पता होगा। बट उस केस में क्या हेल्ड हुआ, ऑलमोस्ट सबको पता होगा, 90% लोगों को पता होगा। और 20-30% लोगों को उसका फैक्ट पता होगा, क्योंकि वो वन लाइन में निकाल के सीधा रख देते हैं, उसी को हम लोग पढ़ लेते हैं, हम समझते हैं आ गया। नहीं, उसके पीछे का थोड़ा लॉजिक जानना जरूरी है, क्यों ऐसा कहा, किस लिए कहा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो होमिसाइड दो तरह का हुआ, एक लॉफुल होमिसाइड होता है, दूसरा होता है अनलॉफुल होमिसाइड। अनलॉफुल होमिसाइड। अब सवाल उठता है कि लॉफुल होमिसाइड क्या होता है। लॉफुल मतलब हो गया कि लीगल, लॉफुल होमिसाइड यानी जो एक मानवबद्ध होता है, एक व्यक्ति की मृत्यु जो होती है वो लॉफुल होती है। कमाल की बात है, एक आदमी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु को, डेथ को एक्सेलरेट कर देता है, या एक आदमी दूसरे आदमी की मृत्यु कारित कर देता है, और हमने कहते हैं वाह, ताली बजाते हैं, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। व्हाट इज देन लॉफुल होमिसाइड? लॉफुल होमिसाइड्स आर दोज होमिसाइड्स बेसिकली जो आपके जनरल एक्सेप्शंस के अंदर आते हैं, या सिंपल भाषा में कहें कि लॉफुल होमिसाइड्स आर दोज होमिसाइड्स विच आर नॉट पनिशेबल बाय लॉ। सिंपल अगर कहें तो यहां पर लिख सकते हैं लॉफुल होमिसाइड आर दोज होमिसाइड्स, दोज होमिसाइड्स विच आर नॉट पनिशेबल, नॉट पनिशेबल बाय लॉ, जो पनिशेबल बाय लॉ नहीं है। वाइस वर्सा हो जाएगा, अनलॉफुल होमिसाइड में पनिशेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जनरल एक्सेप्शन, जनरल एक्सेप्शंस ये कभी भी पनिशेबल नहीं होता। यहाँ पर क्या लिखा था, नथिंग इज एन ऑफेंस, तो ये क्या हो गया, लॉफुल होमिसाइड। यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे, चलता है, बिकॉज इट इज नॉट पनिशेबल। नाउ अब इसमें भी अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। यानी कि लॉफुल होमिसाइड की अगर हम बात करें, तो लॉफुल होमिसाइड में भी तीन बातें आती हैं, ध्यान से समझिएगा। लॉफुल होमिसाइड, रटना नहीं, समझ लेना। हम एक आदमी को मारते हैं, हम एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करते हैं, या हम एक पर्सन होकर के दूसरे पर्सन की मृत्यु को एक्सलरेट कर देते हैं। एक्सलरेट का बार बार मैं आपको इलिस्ट्रेशन दे रहा हूं कि जिस व्यक्ति की मृत्यु 60 साल बाद होनी चाहिए थी, 70 साल बाद होनी चाहिए, उसको हम पहले ही मार देते हैं, लॉफुल होमिसाइड। फिर भी हम उसको क्या कहते हैं कि भैया उसने अपराध तो नहीं किया है, वो कोई ऑफेंस नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट पनिशेबल। तो वो कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेज हो सकते हैं, जब हम एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दें, एक व्यक्ति को मार भी दें, और उसके लिए हमें दंड भी ना मिले, विच इज नॉट पनिशेबल। तो पहला कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं एक्सक्यूजेबल, एक्सक्यूजेबल होमिसाइड। दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है, इसमें आता है जस्टिफिएबल, जस्टिफिएबल होमिसाइड। तीसरा जो कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज क्रिमिनल होमिसाइड या अनलॉफुल होमिसाइड्स, अनलॉफुल होमिसाइड्स, अनलॉफुल होमिसाइड्स। अब यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। लॉफुल होमिसाइड में हम लोगों ने इसको लिखा तो है, बट ये लॉफुल के कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा। कैसे आएगा और कहाँ नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेज के बेस पर। फिर से वही कहानी आएगी, हमेशा एक जगह एक्सेप्शन होता है, तो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेज के आधार पर। अदरवाइज हम इसको कंसीडर करें तो हमारे लिए लॉफुल होमिसाइड में दो बातें आती हैं, कि या तो एक्सक्यूजेबल होगा या तो जस्टिफिएबल होगा। ठीक है, सो होमिसाइड्स आर इधर एक्सक्यूजेबल होमिसाइड और जस्टिफिएबल होमिसाइड।
अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? अनलॉफुल होमिसाइड। होमिसाइड दो तरह का हो गया, लॉफुल होमिसाइड और अनलॉफुल होमिसाइड। अब हम बात करते हैं किसकी? अनलॉफुल होमिसाइड की। अनलॉफुल होमिसाइड में क्या कॉन्सेप्ट आ सकता है? लेट्स सी। Unlawful homicides are those homicides which are punishable by law, which are punishable by law, which are punishable by law, जिसको हम पनिश कर देते हैं या जिसके लिए दंड मिलता है, उसको हम कह सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो पार्ट होता है, इसको हम लोग कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। दूसरा जो टर्म आता है कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। अमाउंटिंग टू मर्डर, ये यहां पर आता है। नंबर 3, जिसमें हम बोलते हैं डेथ। डेथ बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। नंबर 4, डाउरी डेथ। इसके अलावा सुसाइड। मतलब क्या है, ये सब जो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ टीसी कर दें, ये सब जो एग्जांपल दे रहा हूँ इन सब के लिए कहीं ना कहीं दंड का प्रावधान है, कहीं ना कहीं पनिशमेंट है। चाहे आप कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर करें, उसके लिए भी दंड है। कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर है, उसके लिए भी दंड है। डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट है, उसके लिए भी पनिशमेंट है। डाउरी डेथ का कॉन्सेप्ट है, उसके लिए भी है। सुसाइड है, उसके लिए भी है। तो ये सब एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं? बाकी क्यों नहीं एग्जाम्पल ले रहे हैं? चोरी नहीं ले रहे हैं, डकैती नहीं ले रहे हैं, रॉबरी नहीं ले रहे हैं, ये सब एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? सीधा रीजन क्या है कि हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हमारे चैप्टर का नाम क्या है? ऑफेंसेज अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। यानी कि हम वैसे अपराध की बात करें जो सीधे सीधे तौर पर ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करती हो। तो रॉबरी में ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। रॉबरी में हम ह्यूमन बॉडी नहीं, हम वहां पर मेन इंटेंशन क्या होता है? प्रॉपर्टी। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ऑफेंसेज अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी। थेफ्ट में क्या होता है? ऑफेंसेज अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी पर सारा कंसंट्रेशन होता है, प्रॉपर्टी का सारा इंटेंशन होता है। यहाँ पर क्या होता है? सारा इंटेंशन इंसान के ऊपर होता है, पर्सन के ऊपर होता है। तो जब किसी पर्सन के ह्यूमन बॉडी को हम अफेक्ट करते हैं किसी अपराध के जरिए, उसकी मृत्यु कारित करते हैं, तो उसके लिए हम कह सकते हैं ऑफेंसेज अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो सबसे पहला जो पार्ट हमारे लिए आता है वो है कल्पेबल होमिसाइड। लेट्स सी, आप में से कोई बता सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कल्पेबल होमिसाइड? आपकी भाषा में जो कुछ भी आपको समझ में आता हो, एनीथिंग। व्हाट इज कल्पेबल होमिसाइड? कल्पेबल का मतलब क्या होता है? एनीथिंग, जो कुछ भी पता हो। आपराधिक। आपराधिक, ओके। आपराधिक। ओके, देखिए, कल्पेबल का मतलब जो होता है, अगर सिंपल से माने तो आपराधिक, आपराधिक का मतलब हो गया कि किसी ने अपराध किया तो वो दोषी होगा। कल्पेबल का सिंपल मतलब होता है, इंग्लिश मतलब होता है किसी बात के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना, दोषी ठहराना। दैट इज व्हाट इट सिंपली सेज। यानी रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग समथिंग, उसको हम लोग कह सकते हैं कल्पेबल। उस सेंस में, यानी कि जिसको हम कहते हैं ब्लेमेबल, जिसके लिए हम ब्लेम कर सकते हैं, जिसके लिए हम दोष लगा सकते हैं, जिसके लिए दोषारोपण कर सकते हैं। दैट इज बेसिकली होमिसाइड। यहाँ पर होमिसाइड के साथ जोड़ेंगे तो सो कल्पेबल होमिसाइड। सबसे पहला टर्म यहाँ हम लोग डिस्कस करते तो कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब होता है ब्लेमेबल। इसका मतलब होता है
मेकिंग समवन रिस्पॉन्सिबल, मेकिंग समवन रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट, फॉर हिज एक्ट, ये होता है कल्पेबल का मतलब। कल्पेबल का मतलब होता है ब्लेमेबल, कल्पेबल का मतलब होता है मेकिंग समवन रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें तो पहले से पता है होमिसाइड का मतलब, यानी जब एक आदमी ने दूसरे आदमी को मार दिया, एक आदमी ने दूसरे आदमी की मृत्यु कारित कर दी, एक आदमी ने दूसरे आदमी की मृत्यु को एक्सलरेट कर दिया, तो जिस आदमी ने एक्सलरेट किया, जिस आदमी ने दूसरे आदमी को मारा, उस आदमी को हम यहाँ पर दोषी करार देते हैं। उसको हम कहते हैं कि भैया तुमने ही किया, दोषी। और जो दोषी हो गया उसको दंड है। तो जिसमें दोष है उसी को दंड है, जिस पर दोष लगता है उसी में दंड है, जिसमें दोष लगता है उसी पर दंड है। लेकिन याद रखिएगा, सामर्थ्य वो, आपने एक रामायण में एक लाइन है, बड़ी फेमस लाइन है, मेरे को एक ही लाइन याद है, कि उसका मतलब होता है जो सामर्थ्यवान पुरुष है, सामर्थ पुरुष ऐसा कुछ लिखा है, बट उसका मतलब ये निकलता है कि जो सामर्थ्यवान है उसमें कोई दोष नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल, सामर्थ्यवान का मतलब जो पावरफुल है, जो सॉवरीन है, जैसे सबको पता है, ऐसा इंक्लूडिंग मोदी जी को भी पता है, या कोई भी उस समय अगर हम मान लें, या पुराने, अगर ऐसे कोई लोग ये कह दें कि मैं मोदी जी के अगेंस्ट हूँ, नहीं, मैं बहुत न्यूट्रल हूँ, मेरे को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, सब अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी विथ ऑल ऑफ देम, किसी से कोई मेरे को गिला शिकवा नहीं है। तो अगर कोई ऐसा सोचे कि मैं एंटी मोदी हूँ या एंटी कांग्रेस, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं पीछे भी अगर एग्जाम्पल लूँ, सो कॉल्ड अगर पीछे चले जाएं तो इंदिरा गांधी के टाइम पे चले जाएं, या उसके पीछे चले जाएं थोड़ा सा नेहरू जी के टाइम पर, उसके पीछे भी चले जाओ, कहीं भी जाके देखें, तो करंट एग्जाम्पल इसलिए देते हैं कि कहावत है ना कि समय के राजा, समय के जो डॉक्टर होते हैं उनके साथ ही आपको दोस्ती रखनी चाहिए, तो इसलिए अभी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जैसे अभी सबको पता है ना कि रिसेंटली जिस तरीके से मोदी जी ने क्या किया, नोटबंदी करी थी, मोदी जी ने क्या किया था, लॉकडाउन लगा दिया अचानक से। तो उसमें जितने लोग मर गए, बहुत से लोगों को पता है, आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने वीडियोस देखी होगी कोरोना वाली, किस तरह से लोग मरे थे। तो उनके आदेश के बाद लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन लगने की वजह से बहुत से लोग मर गए। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डेथ्स? जिनके बच्चे मर गए, जिनके माँ बाप मर गए, जिसकी बीवी मर गई, जिसके हस्बैंड मर गए, कौन रिस्पॉन्सिबल है? किसको आप दोषी बना सकते हैं? कोई आदमी जाके केस कर सकता है किसी कोर्ट में जाकर के कि लॉकडाउन लगने की वजह से मेरा आदमी फंस गया वहां, मेरा घर नहीं आ पाया, दिस हुआ दैट हुआ? नहीं कह सकते। नोटबंदी लगने की वजह से मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरी मौसी लाइन में खड़े थे और चक्कर खा के गिर के मर गए, ऐसा कोई कह सकता है? कोई नहीं कह सकता है, कोई नहीं कह सकता है। क्योंकि जो आदेश आया, जो ऑर्डर आया, वो क्या है, सामर्थ्यवान। आप उस पर ब्लेम गेम नहीं कर सकते, उसके साथ उसके ऊपर ब्लेम लगा ही नहीं सकते। यही होता है राजा की पावर। सबको पता है कि राजा ने कहाँ गलती करी, नहीं करी, सबको पता है, फिर भी यस सर, यस सर, यस सर कर रहे हैं। दैट इज द पावर, और कुछ नहीं है। आपको पता है कि वो गलत है, बट स्टिल, या कोई भी आदमी, मैं किसी एक राजा की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी एक मंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको पता है कि ये गलत है, ये सही है, बट स्टिल आप उसको क्या करते हैं, यू आर अप्रिसिएटिंग। सबको पता है कि कोर्ट में कहाँ और किस मामले में क्या हुआ, एवरीबडी नोज, बट स्टिल वी आर सेइंग, सम्मान करते हैं, सम्मान करते हैं, और सम्मान करना भी चाहिए, नो डाउट सम्मान करना भी चाहिए। सो यहाँ पर होमिसाइड के साथ अगर कल्पेबल को अटैच कर देंगे, तो होमिसाइड का मतलब तो हो गया कि एक आदमी ने दूसरे आदमी की मृत्यु कारित करी, एक आदमी ने दूसरे आदमी की मृत्यु को एक्सेलरेट कर दिया। तो जिस आदमी ने एक्सेलरेट किया वो आदमी क्या है, दोषी है। जिस आदमी ने एक्सेलरेट किया उस आदमी को हम दोषी मानते हैं, क्योंकि वो दोषी है, क्योंकि वो ब्लेमेबल है, क्योंकि उस पर ब्लेम लगाया जा सकता है, तो वो ब्लेमेबल है, तो उसको दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। इसीलिए अब यहां पर पॉइंट आता है कि कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या देखना है, कल्पेबल होमिसाइड में अगर हम लोग सिंपल मतलब समझें, एकदम टेक्निकल छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, प्योर टेक्निकल को छोड़ दीजिए, तो कल्पेबल होमिसाइड का मतलब क्या होगा, एक पर्सन है, उसने दूसरे पर्सन की मृत्यु कारित कर दी या उसके डेथ कर दी, ठीक है, और डेथ जो किया उसके लिए हमने इसको रिस्पॉन्सिबल बनाया क्योंकि ये कल्पेबल है।
हमने इसको क्या किया, गिल्टी डिक्लेयर किया। चूंकि ये गिल्टी है तो इसको क्या मिलेगा, पनिशमेंट। तो हमारा काम क्या होता है, हमारा बस इतना काम होता है, हमें फाइंड आउट करना है एज पर BNS या सो कॉल्ड कहिए IPC। हमें इसमें क्या ढूंढना है, गिल्टी को ढूंढना है। वी हैव टू फाइंड द गिल्टी पर्सन। क्या सचमुच में इस पर्सन ने इस व्यक्ति की मृत्यु कारित करी, क्या सचमुच ने एक ने बी को मारा, दिस इज द पॉइंट। हमें गिल्टी फाइंड आउट करना है। अगर हम गिल्टी फाइंड आउट करेंगे और गिल्टी किस बेसिस पर बनाएंगे ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो द मोमेंट आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि कोई सामने वाला बंदा गिल्टी क्यों है, तो हम लोग रटे बैठे हैं तोते की तरह। वो मैं अक्सर कह रहा हूं ना, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। तो आप जब कल्पेबल होमिसाइड का चैप्टर जब पढ़ेंगे या किसी से पूछेंगे तो बस क्या बोलेगा, सर इंटेंशन था, सर उसके पास नॉलेज था, बस इंटेंशन नॉलेज पे सारी कहानी फुस, कुछ नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, बस इंटेंशन नॉलेज, इंटेंशन नॉलेज, इसी पर पूरी कहानी घुमा देते हैं। जहां इंटेंशन नॉलेज आ गया, सब कुछ आगे पीछे गायब। ये हो गया सिस्टम। ये नहीं करना है। हमें यह समझना है कि हमें क्या करना है, कल्पेबल, याद समझ लीजिए कल्पेबल होमिसाइड क्या है, अभी बता दे रहा हूं। टेक्निकली बाद में जाएंगे, डिस्कशन करेंगे, एकदम डीप डिस्कशन करेंगे, और आपको समझ में आ जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। आप किसी को समझा सकते हैं, आपको इस लेवल का बता देना है कि आप आंख बंद करके भी किसी को बताएंगे तो सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि अच्छा इसमें क्या कहा गया है। कल्पेबल होमिसाइड में क्या है, कुछ नहीं। एक आदमी दूसरे आदमी की मृत्यु कारित करता है। हमें बस ये फाइंड आउट करना है कि जिस आदमी ने मारा है, क्या उसको हम दोषी करार कर सकते हैं। अगर हमने उसको दोषी करार कर दिया, उसको दोषी डिक्लेयर कर दिया, हमने उसको गिल्टी डिक्लेयर कर दिया, तो भैया उसको हमने कह दिया कि तुमने कल्पेबल होमिसाइड किया है। अब उसको सजा मिलेगी, जो सजा होगी वो मिलेगी। तो हमें गिल्टी को फाइंड आउट करना है। हमें यह देखना होगा कि क्यों किया, क्या था कारण, गिल्ट क्यों हम इसको गिल्टी। आप किसी आदमी को फांसी पर चढ़ा रहे हैं, आप किसी आदमी को जेल में डाल रहे हो, आप किसी आदमी को फाइन लगा रहे हो, यू मस्ट हैव सम रीजन ना, यू मस्ट हैव सम वैलिड रीजन। आपने कहा कि ये आदमी दोषी है, इसने कल्पेबल होमिसाइड किया है, आप इसको गिल्टी डिक्लेयर कर रहे हो, व्हाट आर द रीजंस, किस आधार पर कर रहे हो इसको गिल्टी डिक्लेयर। वो आधार आपने फाइंड आउट कर लिया, आप कल्पेबल होमिसाइड समझ गए। वो आपने आधार पकड़ लिया, आपने वो बेस पकड़ लिया, आपने मर्डर समझ लिया। वो आधार आपने समझ लिया, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का डिफरेंस समझ लिया। एकदम सिंपल। आपको ये ग्राउंड पकड़ना है, सीखना है, रटना नहीं है। मैं बार बार करूँ, रटना नहीं है, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप। होता क्या है, जिस टर्मिनोलॉजी को हम बार बार रिपीट करते हैं वो टर्मिनोलॉजी अपने आप आएगा। और जब बार बार टर्मिनोलॉजी आपके पास आएगी, एक माला आप जप लिया करोगे बस। मैं कहता हूँ ना, मेरे लिए क्या है, हनुमान चालीसा नहीं है, मैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता, बट मैं यही माल चालीसा पढ़ रहा हूँ, और मेरे लिए यही काम है। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता, आता जरूर है, पढ़ भी जरूर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए यही है, इसी को मेरे को पढ़ना है। क्योंकि जितनी बार इसको पढ़ते हैं उतनी बार कुछ ना कुछ मिलता है। सेम सिचुएशन। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द ग्राउंड्स, यू हैव टू फाइंड आउट द बेसिस, यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन, क्यों इसको गिल्टी किया। तो अभी से, आगे से, अभी के बाद से आप जब भी कोई केस लॉ पढ़ें, कभी भी कोई केस लॉ पढ़ें, चाहे वो डेथ वाला हो, मर्डर वाला हो, किसी तरह का केस लॉ हो जिसमें मर्डर इन्वॉल्व हो, जिसमें मृत्यु इन्वॉल्व हो, डेथ इन्वॉल्व हो, उसमें हमेशा इस बात को देखिए कि जिस व्यक्ति को सजा मिली है उसको सजा देने का कारण क्या है। व्हाट आर द रीजन, सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार को पकड़ करके, या हाई कोर्ट ने किस आधार को पकड़ करके, या सेशंस कोर्ट ने किस आधार को पकड़ करके सजा दिया। अगर ये आधार आपको क्लियर दिख रहा है जजमेंट में, बात खत्म। और अगर वो आधार आपको जजमेंट में नहीं दिख रहा है, जजमेंट चैलेंज होगा। जो समझदार लोग हैं, जिनको पता है वो आधार कैसे फाइंड आउट करना है, उठा के ले जाएंगे हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, उठा के ले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। वो आधार फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब उसी आधार को आपको समझ लेना है, कैसे होगा, क्यों होगा। तो जैसे देखिए हमारे लिए यहाँ पर सबसे पहला है, दो तीन कंडीशन है, वो समझते चलेंगे और बाकी चीजें करेंगे। अब इसके हम लोग टेक्निकल पार्ट में जाएं, वो सेम कहानी है, आप लोगों को पता है सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड में था पहले, आईपीसी में अगर याद है सबको। तो ये था सेक्शन 299, यहाँ पर है 100। सेम जो यहाँ पर आपको मिल रहा है इलस्ट्रेशन, सेम इलस्ट्रेशन वहां पर था।
इसमें भी नहीं जाऊंगा मैं, इसमें नहीं उलझना है मेरे को। इसमें मैं उल्टा चल रहा हूँ, इसमें उलझने की मुझे जरूरत ही नहीं। जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं खुद ही आ जाऊंगा। ना हो। अब जरा समझिए पहले कल्पेबल होमिसाइड के कॉन्सेप्ट को अच्छे से। तो मैंने एक बता दिया आपको, ग्राउंड ढूंढना। किसी भी आदमी को अगर कोर्ट ने सजा दी है, कल्पेबल होमिसाइड की सजा दी है, आधार ढूंढिए। आधार ढूंढ लिए, अगर ढूंढना आ गया तो आपके अंदर से भयंकर कॉन्फिडेंस आएगा, बड़ा वाला कॉन्फिडेंस आएगा। आपको लगेगा कि आप कोई भी क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं, कैसा भी प्रॉब्लम होगा सॉल्व कर सकते हैं, उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। नो सी, देखिए इसमें एक टर्म आता है आपके सामने जो है कल्पेबल होमिसाइड, और नीचे मिलता है मर्डर, सेक्शन है 101, मर्डर। 100 और 101, 100 और 101। यही हाल अगर आपको याद हो तो आईपीसी में है 299 और 300, 299 और 300। 299 यानी 299 में कल्पेबल होमिसाइड है, और 300 में सीधा सीधा मर्डर का डेफिनेशन है। और अगर आपको पता हो तो याद कीजिए, कल्पेबल होमिसाइड जो कि दो तरह का होता है, उसके बारे में मैंने पहले ही कहा, अभी भी कह रहा हूं। कल्पेबल होमिसाइड दो तरह का होता है। एक होता है जिसमें हम कहते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड जो कि हत्या के बराबर होगा, कल्पेबल होमिसाइड हत्या के बराबर होगा, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। दूसरा होगा जो कल्पेबल होमिसाइड हत्या के बराबर नहीं होगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। दोनों में मानवबद्ध है। कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, उसमें भी मानव का बद्ध होता है। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, उसमें भी मानव का बद्ध होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, दोनों की सजाएं अलग है। क्यों है? इन सब का जो कनेक्शन है वो कहां से मिलता है? कल्पेबल होमिसाइड से मिलता है। लेट्स सी क्या है कल्पेबल होमिसाइड। नाउ सी, देखिए देखिए एक बात मैं आपको पहले से ओपनली बता दूं, आपको डाइजेस्ट होता हो तो ठीक है, नहीं डाइजेस्ट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, हाजमोला खा लेना। लेकिन मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ, ये जो सेक्शन है 100, और सेक्शन 100 में जो कल्पेबल होमिसाइड का आपको जो डेफिनेशन दिख रहा है, सच दिस डेफिनेशन इज नॉट एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। मैंने क्या रिपीट करना है? दिस डेफिनेशन इज नॉट एन एग्जॉस्टिव, नॉट एन एग्जॉस्टिव, नॉट एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। अगर लिखना है तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिखा भी देता हूं। सेक्शन 100 आईपी बीएनएस ऑब्लिक सेक्शन 299 बी आईपीसी डिफाइंस culpable homicide. It is not an exhaustive definition. It is not an exhaustive definitions. कल्पेबल होमिसाइड में कोई भी डेफिनेशन जो यहाँ आपको सेक्शन 100 में मिल रहा है, वो डेफिनेशन अपने आप में कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट है, अधूरा है। आप कोई भी टेक्स्ट बुक, अच्छा टेक्स्ट बुक निकाल के पढ़िए, उसमें आपको ये मिल जाएगा। कोई भी अच्छी कमेंट्री बुक निकाल के पढ़िए, आपको मिल जाएगा। गाइड वाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, गाइड को छोड़ दीजिए, गाइड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। गाइड को हटाइए। गाइड में जो कॉपी पेस्ट होता है ना, मैं बता रहा हूँ, गाइड में कॉपी पेस्ट होता है, और ये सब कमेंट्री बुक से कॉपी पेस्ट करते हैं। और मैं बता रहा हूँ कमेंट्री बुक कहाँ से लिखते हैं। कमेंट्री बुक जो आते हैं वो डायरेक्ट केस लॉ से आते हैं। डायरेक्ट केस लॉ इलिस्ट्रेशन, कमेंट्री बुक छापने में कम से कम 4-5 साल का समय लगता है, तब जाके कमेंट्री बुक छपती है। अभी जो नया बीएनएस आया है, इसके ऊपर कमेंट्री बुक आने के लिए आप मान के चलिए 2027-28 के पहले कोई कमेंट्री बुक नहीं आएगी, क्योंकि मैटर ही सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते 2-3 साल लग जाएगा, हाई कोर्ट तक जाते जाते। और हर एक सेक्शन के ऊपर उनको कमेंट्री करनी है, हर एक सेक्शन के ऊपर कमेंट्री, एकदम विस्तार से चर्चा होती है उसमें, एकदम डिटेल से चर्चा होती है एक एक सेक्शन के ऊपर, एक एक उसके वर्ड के ऊपर।
इतना डिटेल की आपको पढ़ने में ही बहुत टाइम। जैसे एविडेंस एक्ट के ऊपर एक बहुत अच्छी बुक है, नाम मैं भूल गया, उनकी 5 वॉल्यूम में बुक आती है। अब 5 वॉल्यूम कहाँ पढ़ रहे हैं, और कितना पतला सा एविडेंस एक्ट है आप सोच लीजिए। उसमें 5 वॉल्यूम है, 5 वॉल्यूम्स। पढ़ते पढ़ते ऐसे ही खराब, समय लगता है, लेकिन बस यही है कि मजेदार चीजें होती है, आपका कॉन्सेप्ट एकदम पकड़ में आ जाएगा। खैर, सो नाउ, कल्पेबल होमिसाइड का डेफिनेशन एज सच इट इज नॉट ए कंप्लीट डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है, कंप्लीट नहीं है। यहां लिख दिया नॉट एग्जॉस्टिव, नॉट एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव मतलब कंप्लीट। अगर आप कल्पेबल होमिसाइड के सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करें, मैंने टेक्निकल वर्ड नहीं लेना है, टेक्निकल पार्ट नहीं लेना है, सेक्शन 100 को नहीं छूना है अभी। तो क्या मैंने बोला, कल्पेबल होमिसाइड, अरे होमिसाइड लग गया मतलब एक आदमी मर गया। होमिसाइड लग गया मतलब एक आदमी की मौत हो गई। सो देयर मस्ट बी डेथ। होमिसाइड जैसे लग गया, इसका मतलब एक आदमी की मृत्यु हो गई और दूसरे आदमी ने मारा है। तो जिस आदमी ने मारा वो दोषी है कि दोषी नहीं है, बस हमें ये फाइंड आउट करना है। अगर दोषी आप कहते हो कि नहीं नहीं सर यही दोषी है, तो बच्चा बताओ क्यों क्यों मारेगा, क्या आधार है मारने का, किस रीजन से मारा होगा। अच्छा उसकी बीवी को लेके भाग गया था, अच्छा उसकी बेटी को किडनैप कर लिया, उसके बेटे को किडनैप कर लिया, उसकी बीवी के साथ रेप कर, वॉट एवर मे बी द रीजन्स, देयर मस्ट बी रीजन। या मान ली पॉलिटिकल इश्यूज है, तो चलिए भैया उसको सुपारी के लिए तो उसको पैसे मिले थे, फॉर द पर्पस ऑफ मनी उसने मार दिया। रीजन कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहला अगर हम इसेंशियल निकालें तो कुछ करना ही नहीं है। कल्पेबल होमिसाइड में होमिसाइड है, होमिसाइड लगने का मतलब है, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, देयर मस्ट बी डेथ, मृत्यु तो होनी ही चाहिए, देयर मस्ट बी डेथ, डेथ ऑफ अ पर्सन, किसी भी एक पर्सन की मौत होनी चाहिए, लेकिन होनी चाहिए, देयर मस्ट बी अ डेथ ऑफ ए पर्सन। नंबर 2, कल्पेबल होमिसाइड, कॉमन सेंस की बात है, कल्पेबल होमिसाइड है, होमिसाइड में एक आदमी दूसरे आदमी को मारता है, एक आदमी दूसरे आदमी को मारता है, सो देयर मस्ट बी कम से कम 2 पर्सन। सो डेथ शुड हैव बीन कॉज्ड बाय द एक्ट ऑफ अनदर पर्सन, मतलब मैंने अगर मारा तो मेरे कर्मों की वजह से, मेरे काम की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु होनी चाहिए। सो आप लिख सकते हैं द डेथ शुड हैव बीन, the death should have been caused by the act of another person। the death should have been the death should have been caused by the act of another person। एक सेकंड होल्ड कीजिए तो मैं एक कॉल उठा लेता हूँ। ओके चलिए, तो सेकंड पॉइंट हो गया कि डेथ शुड हैव बीन कॉज्ड बाय द एक्ट ऑफ अनदर पर्सन। सो मेरे काम की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु का, इसमें कौन सा मैंने कोई लीगल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करना है, कुछ नहीं, कोई इसमें रटने वाली बात है ही नहीं। जहां आपका होमिसाइड है वहां डेथ होगा ही होगा, तो देयर मस्ट बी डेथ। और जहां कल्पेबल होमिसाइड लग गया वहां पर दूसरा आदमी रहेगा ही रहेगा, यानी एक आदमी ने होमिसाइड में भी है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक दोषी आदमी को ढूंढ रहे हैं। सो दोषी आदमी मैं हूं क्योंकि मैंने काम किया, तो मेरे कर्मों की वजह से, मेरे काम की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित हो गई, दूसरा व्यक्ति मर गया। तो यहां तक तो क्लियर है। तीसरा, अब तीसरा कारण समझिए, तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, जो एक्ट है जो मैंने काम किया डेथ करने का, मृत्यु कारित करने का, उसमें मैंने क्या किया वो पॉइंट समझना है। यही पार्ट है जिसमें हम लोग अक्सर फंसते हैं। द एक्ट कॉजिंग डेथ शुड हैव बीन डन, हैव बीन डन विथ। अब जो मैंने एक्ट किया, जो मैंने मृत्यु कारित करी, मैं क्या हूं, मैं वो पर्सन हूं, तो मैंने ही वो किया है। तो जो मैंने किया है विथ द इंटेंशन किया है, विथ द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। अगर मैंने ऐसा किया, देखिए मेरे को दोषी क्यों कहा जा रहा है, वाई आई एम दोषी, वाई आई एम कल्पेबल, वाई आई एम ब्लेम वर्दी, क्यों मेरे ऊपर आप आरोप लगा रहे हो, क्यों कहा जा रहा है कि तुमने ही उसको मारा है, मेरे को क्यों कह रहे लो, बिकॉज जो मैंने किया है, जो मैंने मारने का काम किया है,
या कुकर्म किया वट एवर, या सदकर्म किया है वट एवर, वो द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, मैंने इंटेंशन के साथ किया है, सो इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो आपको एक सीख मिल गई कि जब कोई एक आदमी दूसरे आदमी की मृत्यु कारित करता है, मारता है, तो ये एक एक्ट किया। मारना के काम क्या है? एक्ट है। अब मैंने क्या किया? दूसरे व्यक्ति को मारा। अगर वो काम मैंने इंटेंशन के साथ किया, कॉजिंग डेथ, तो हम कह सकते हैं कि उसने क्या किया? कल्पेबल। तब मेरे को आप दोषी ठहरा सकते हो। ये आपका आधार है, ये आपका ग्राउंड है। यदि आप मेरा इंटेंशन दिखा देते हो, तब आप मुझे दोषी करार दे सकते हो, मुझे दोषी डिक्लेयर कर सकते हो। नंबर बी, द इंटेंशन, नंबर बी, द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजूरी, या मेरा इंटेंशन ऐसा है जिसमें हम बॉडली इंजूरी करते हैं, सो द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजूरी, द इंटेंशन ऑफ सच बॉडली इंजूरी। भाई कैसा बॉडली इंजूरी? एज इज, एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, उसमें क्या होगा? चांस है कि मृत्यु हो जाएगी, लाइकली संभावना है, लाइकली टू कॉज डेथ। और तीसरा और आखिरी पॉइंट सी नंबर लगा देंगे, सी, विथ नॉलेज, विथ नॉलेज, विथ नॉलेज दैट such act, that such act is likely to cause death, is likely to cause death, likely to cause death, मामला खत्म। तो अब एक आदमी हूं मैं, मान लीजिए मैं पर्सन हूं ए, मैंने किसी व्यक्ति को मार दिया, ये है बी जिसको मैंने मार दिया। अब जिस व्यक्ति को मारा वो तो मर गया, डी, बी सॉरी बी, इसकी मृत्यु हो गई, तो मैंने डेथ कर दिया। तो मैंने क्या किया वास्तव में? होमिसाइड किया। मैं एक आदमी हूं, एक आदमी होकर के दूसरे आदमी को मार दिया। यह आदमी हो सकता है 90 साल तक जिंदा रहता, उसको मैंने 40 साल की उम्र में मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। व्हाट इज दैट? तो ये क्या कहने कर दिया? उसकी मृत्यु को एक्सेलरेट कर दिया। जो तुमको सब 100 साल में मरना था, मैंने 40 साल में निपटा दिया उसको। आत्मा बीतमा क्या होती है साइड में रखिए, आत्मा भटकती है, पहले से मरती, वो सब कहानी छोड़ दीजिए, वो गरुड़ पुराण और इसे वो सब हटाइए बात। सीधी बात, मेरे पास पावर था, मेरे पास पिस्टल था, मेरे पास गन थी, मेरे पास चाकू, वट एवर, मैंने गला दबा के मार दी। आपको 100 साल जीना था, मैंने आज ही मार दिया। मैंने क्या कर दिया? एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करी, तो मैंने क्या कर दिया? होमिसाइड। अब जैसे ही मेरे ऊपर दोष लग रहा है, मेरे ऊपर ब्लेम लग रहा है, तो जो होमिसाइड है वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा? वो कल्पेबल हो जाएगा, क्योंकि अब मेरे ऊपर ब्लेम लग रहा है। सिंपल भाषा में बोलेंगे ब्लेम, दोष। अब उसी को हमने कह दिया कल्पेबल, तो इसी को बोलते हैं सदोष मानवबद्ध। हिंदी में क्या बोलते हैं? सदोष मानवबद्ध। तो ये हो गया कल्पेबल होमिसाइड, जहां पर मानवबद्ध में दोष लग जाए वो हो गया कल्पेबल होमिसाइड। तो मैंने मारा, मेरे ऊपर दोष लग गया, तो ये हो गया सदोष मानवबद्ध। अब मैंने ही किया है, मैंने ही ये अपराध किया है, मतलब मैंने ही किसी व्यक्ति को मारा है, ये कैसे साबित कर रहे हो, या मेरे को दोषी क्यों बना रहे हो? तो कहता है कि अगर तुम इंटेंशन के साथ करते हो तो, यानी कि इंटेंशन के साथ किसी की डेथ करते हो तो, अगर इंटेंशन के साथ तुम इंजूरी लाते हो जिससे कि आदमी मर जाएगा इंजूरी की वजह से, तो या तुम्हारे पास नॉलेज होता है, तो अगर तुमने इन तीनों के बेस में किसी एक के आधार पर, किसी एक के आधार पर अगर मैंने सामने वाले पर्सन की मृत्यु कारित की, मैंने कोई ऐसा एक्ट किया जिससे वो मर गया, तो वो सीधे सीधे तौर पर क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन देन? मैं दोषी डिक्लेयर हो जाऊंगा, मैं दोषी हो जाऊंगा, मैं मेरे ऊपर क्या मामला लगेगा? कल्पेबल होमिसाइड। अब वो मर्डर है नहीं है बात की जो साथ है, कल्पेबल होमिसाइड के लिए मैं दोषी हो गया। सो इसका मतलब क्या है? यही पार्ट आपको यहां पर मिल रहा है, यही पार्ट आपको यहां पर मिल रहा है जो मैंने आपको बिना इसको टच किए बताया। सेक्शन 100 को आप पढ़िएगा, 10 बार नहीं 50 बार पढ़िए, 10 बार नहीं आपको 5 बार पढ़ना है, 5 बार पढ़िए, लेकिन जो मैंने लिख के दिया वही बात वहां पर निकल के आएगी। इसको टच किए बिना, सेक्शन को बिना पढ़े बताया। तो इसमें क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि जो डेफिनेशन है कल्पेबल होमिसाइड का, जो डेफिनेशन है कल्पेबल होमिसाइड का,
इट प्रोवाइड्स फॉर द थ्री, देयर आर थ्री सर्कमस्टांसेस। इसमें तीन सर्कमस्टांसेस की बात हो रही है, जिसमें कहा गया कि भैया कोई सर्टेन फैक्टर या तो उपस्थित रहेगा, एब्सेंट रहेगा या प्रेजेंट रहेगा, उसके बेस पर हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि सामने वाले बंदा उसने कल्पेबल होमिसाइड किया है। कल्पेबल का मतलब ही होता है सदोष, कल्पेबल का मतलब होता है सदोष। मैंने अपराध किया है, मैंने मृत्यु कारित की है, होमिसाइड किया है, मैंने ही मृत्यु कारित की है, कल्पेबल होमिसाइड। मैंने मृत्यु कारित की है, होमिसाइड। मैंने ही मृत्यु कारित की है, मैंने ही मारा है, मैंने ही डेथ किया है, मेरे ऊपर ही एलिगेशन, मैंने ही, मेरे ऊपर ही आया, तो मैंने क्या कर दिया, कल्पेबल होमिसाइड। नाउ, अब इसमें आपको तीन एक्सप्लेनेशन मिलता है। एक्सप्लेनेशन पे अभी फिलहाल फिर मैं नहीं जा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन को साइड रखते हैं, एक्सप्लेनेशन में बाद में आएंगे। मुद्दे की बात थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर कहा गया कॉजिंग डेथ। जब एक पर्सन मैं ही हूं, बार बार मैं ले रहा हूं अपने आप को ए, और मैंने क्या कर दिया, बी की मृत्यु कारित करी। अब आप कहते हो, जैसे ही मैं बोलता हूं ना मृत्यु कारित करी, तो आपको क्या लगता होगा, सर के पास एक पिस्टल होगी, जाके दम कनपट्टी पे सटा दिया, ठोक दिया, मार दिया, खत्म बात। ट्रिगर दबा दिया, सामने वाले की खोपड़ी खुल गई, मर गया ऑन द स्पॉट। ऐसा सोच सकते हैं आप? बिल्कुल सोच सकते हैं। आप इसका दूसरा पहलू भी सोच सकते हैं। मेरे पास पिस्टल नहीं है, मेरे पास तलवार नहीं है, मेरे पास एक सिंपल डंडा है, क्योंकि रास्ते में लड़ाई हो गई, वहां पर मेरे पास पिस्टल थी नहीं, मेरे पास एक सिंपल डंडा मिल गया, रास्ते में कहीं गिरा पड़ा, उठा लिया मैंने, उस डंडे से पीटना शुरू कर दिया बी को। थोड़ा मैं उससे स्ट्रांग, थोड़ा स्ट्रांग हूँ, ज्यादा नहीं। मारने के लिए सही बात है, वो आप, वो सन्नी देओल का एक मूवी है ना, उसमें डायलॉग बोलता है ना कि मारने के लिए क्या चाहिए, जिगर चाहिए, खिलौने नहीं चाहिए। मारने के लिए तो सच में चाहिए आपके पास। आप बड़े, बहुत बड़े वाले बॉडी बिल्डर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर से आप कमजोर हैं तो कुछ भी नहीं है। देखते हैं हम वो, ये सब जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग और एक सूखा गुर्जर, बहुत सारे ऐसे लड़के आते थे, ये 15 साल 16 साल वाले, जो लोग बड़े बड़े गैंगस्टर कहलाते थे। देह में जान नहीं था, कुछ करते नहीं थे, कुछ कर भी नहीं पाते, बट स्टिल उनसे लोग डरते थे। मैंने क्या कर दिया, मैंने बी को मार दिया। आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने अभी मतलब लिया, गर्दन काट के अलग कर दिया, तलवार लिया, सर से धड़ अलग कर दिया, सर को धड़ से अलग कर दिया, ऐसा मत सोचिए। मैंने डंडे से पीटा, मैंने बी को डंडे से पीटा, और मेरे को लगा कि अब ये बंदा मर जाएगा। अधमरा जिसको बोलते हैं, अधमरा, अधमरा छोड़ दिया और मैं निकल गया। अधमरा छोड़ दिया, मैं निकल गया। इतने में क्या हुआ, रास्ते पे फेंक के आ गया मैं। कोई सुपर बाइक वाला आदमी बहुत स्पीड में आ रहा था, बहुत स्पीड में, 60 70 80 90 की स्पीड पे गाड़ी भगा रहा था। आदमी रास्ते पे पड़ा था, उसका ब्रेक फेल या ब्रेक नहीं लग पाया, उसने क्या कर दी, गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर। दो चीजें हो सकती हैं। मैंने जिसको अधमरा छोड़ा था उसको आकर के किसने मार दिया, बाइक वाले ने आके मार दिया। बाइक वाले ने बाइक चढ़ा दी सीधे, एकदम सीधे खोपड़ी पे चढ़ा दी, खोपड़ी चिपटा हो गया और रोड पे चिपक गया पूरा का पूरा। या बस वाले ने क्या कर दिया, एक्सीडेंट किया और उसके आदमी की खोपड़ी पूरी की पूरी चिपटा, मतलब गाड़ी ही पूरी की पूरी बॉडी पे चढ़ा दी। ऐसा एक बड़ा खराब सा डेथ हुआ है, एक्सीडेंट। वो एक हस्बैंड वाइफ जा रहे थे स्कूटर से, दिल्ली की बात बता रहा हूँ, और वो सरदार जी थे। वाइफ का दुपट्टा जो है किसी तरीके से उड़ के फंस गया जाकर के सो कॉल्ड ट्रक के चक्के में। वाइफ कुछ दूर तक घिसटी घिसटाती गई, और जो ट्रक के चक्के कैसे होते हैं पता ही है सबको, उसमें सीधे उसका गर्दन आया, जो सिर बोलते हैं, एकदम चिपटा हो गया, एकदम चिपटा। जैसे आप रोटी बनाते हैं तो कैसे आटे की जो काटते हैं ना, उसको काट के जैसे रोटी बनाते हैं, उस तरीके से चिपटा हो गया पूरा। खुरच खुरच के उसको रोड पर से निकाला गया था, उसकी बॉडी को, उसके सिर के हिस्से को, ऐसा चिपटा हो गया। ये रिपोर्ट में थी बात, मैं नहीं देखने गया था। जो फोटो आई थी, फोटो खींचते ना घटनास्थल की, और डेड बॉडी की, उसमें फोटो में था उसके, जो रिपोर्ट आई थी उसमें सब कुछ लिखा हुआ था। और उसमें मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम भी आया
केस भी बना था, उसी केस में हम लोग थे। अब यहां पर सबसे पहला पार्ट देखिए, यही बात आपको समझनी है। अब ये अगर पॉइंट समझ गए यहां पर, तो आप समझ जाएंगे कल्पेबल होमिसाइड, नहीं तो फिर ऊपर से चला जाएगा। मैंने मार के तुम्हारा छोड़ दिया, गाड़ी वाले ने आके उड़ा दिया, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ दिस पर्सन? बी की मृत्यु के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आई एम द वेदर आई एम रिस्पॉन्सिबल, वेदर द गाड़ी वाला इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड में मैंने आपको 3 पॉइंट बताया, उसमें कहा कॉजिंग डेथ, तो भैया मैंने डेथ किया ही कहां है? सवाल को समझना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट अब आ रहा है। उसमें लिखा है कॉजिंग डेथ, मैंने आपसे कहा था ना शुरू में कि भाई 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट में क्या, देयर मस्ट बी डेथ ऑफ ए पर्सन, तो मैंने तो मारा ही नहीं सर, मैंने तो तुम्हारा छोड़ दिया। मैंने लाठी डंडे से पीटा था जरूर, लेकिन ही वॉज अलाइव एट द टाइम व्हेन आई लेफ्ट हिम ऑन द रोड। अब हो सकता है आप ये सोच सकते हैं कि मैंने मार मार के उसको रोड पर ले जाके घसीट के छोड़ दिया, नहीं। मैं उसको मार रहा था जंगलों में, मैं उसको मार रहा था रोड साइड से अंदर की तरफ, पेड़ पौधों की तरफ, रास्ते के दोनों तरफ पेड़ है, मैंने एक साइड मारना शुरू कर दिया। वो अपनी जान बचाने के लिए रोड पर भागा और वहीं पर गिरा, मैंने छोड़ दिया कि लगा कि वो मर गया, लेकिन वो अधमरा था, जीवित था। नाउ द क्वेश्चन हियर इज, कैन आई बी बुक फॉर द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड? क्या मेरे खिलाफ आप कल्पेबल होमिसाइड का सेक्शन लगा सकेंगे? क्या मुझे आप कह सकते हैं कि मैंने कल्पेबल होमिसाइड किया है? यस और नो, हाँ या ना? जरा सोच के बताइए जल्दी से, ये आंसर आपका डिसाइड कर देगा कि कल्पेबल होमिसाइड मैंने किया है कि नहीं किया है। बताइए जल्दी, किसको कल्पेबल यस सर। होमिसाइड? हाँ, यस सर। मैंने कल्पेबल होमिसाइड किया है। यस सर। कैसे किया बताइए? सर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी सर। अगर हमने इंजरी नहीं की होती तो नो सर वो नो साइड में हट सकता था, सारी चीजें हो सकती थी। नो सर। देखिए दो आंसर यहीं पर डिफर हो रहा है। मैडम कह रही है नो, आप कह रहे हैं यस। नहीं होगा। कल्पेबल होमिसाइड मैंने किया कि नहीं किया? चलिए बताइए, बाकी लोग, इन्होंने कहा था कि यस मैंने किया, मतलब ये छोड़ेंगे नहीं मेरे को। गलती नहीं। से इनके कोटे पहुंच गए तो पक्का नहीं छोड़ेंगे। बोलिए, नो का रीजन दीजिए, यस का भी रीजन दीजिए, यही तो समझना है। और इसमें क्या है फालतू का एकदम लीगल टर्म में उलझते रहना, नहीं जरूरत है समझने के लिए। इंटेंशन तो सर बाद में दिखाएंगे ना, मेरे को तो प्राइमा फेसा ही बताइए कि कल्पेबल होमिसाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताइए, सिंपल सी बात। इंटेंशन तो बाद में आएगा ना सर, यहाँ पर तो सबसे पहली बात होती है। चलिए मैं अब आपको डेफिनेशन पे लेके चलता हूँ, क्या लिखा है इन्होंने, whoever causes a death by doing an act with the intention of causing death, यहाँ पर आ रहा है with the intention of causing death, ठीक है, whoever causes death। अगर आप ये भी कहते हैं कि ठीक है मैंने उसको इंजूरी दी, तो मेरी इंजूरी से मरा, इज इट सो? इट डाइड विथ माई इंजूरीज, मेरी इंजूरी से उसकी मौत हुई। मैंने तो ट्रक नहीं चढ़ाया था, मेरा उस ट्रक वाले से लेना देना नहीं था, मेरा कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, मैंने जब मारा ही नहीं उसको, तो काहे का कौन कौन ये अपना कल्पेबल होमिसाइड सर? यहाँ इन्होंने क्या लिखा है, यही स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन है, याद रखिएगा इस चैप्टर में हमेशा स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होता है, लिबरल नहीं होता है। स्ट्रिक्ट समझते हैं कि जैसा सेक्शन में लिखा है वैसा ही इंटरप्रिटेशन आपको करना पड़ेगा, जैसा इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है वैसा ही इंटरप्रिटेशन करना है, अपनी मर्जी नहीं लगा सकते। क्योंकि आप किसी की लाइफ के साथ खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग गेम्स विद द लाइफ ऑफ समवन एल्स। आप उसको फांसी की सजा दे सकते हैं, आप उसको आजीवन कारावास दे सकते हैं, 1 घंटा 1 दिन के लिए फिजिकल जेल भेजते हैं। तो सच बताइए, आपको तो नींद आती होगी किसी को भी, लेकिन अभी एक बड़ी अच्छी सी, मतलब क्या बोले हैं, फ्रेंड है, वो उनको एक बड़ी अलग सी खुजली है, वो खुजली मुझे भी लगता है बाद में धीरे धीरे पकड़ेगी। हम लोग की दोनों की खुजली एक जैसी है। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जितने भी जजेस रिटायर्ड हैं, जो पुलिस वाले रिटायर्ड हैं, हम लोग उनके संपर्क में आना चाहते हैं। मेन टारगेट ये है, जितने लोगों के संपर्क में आ सकते हैं आ रहे हैं। उनसे हम लोगों का बस एक ही सवाल है, आपने पूरी जिंदगी अपनी जुडिशरी को दी, हैव यू एवर थिंक कि आपने पूरी जिंदगी में जितने भी फैसले दिए होंगे
जो भी ऑर्डर पास किया होगा सब में जस्टिस किया होगा? अगर किया होगा तो कितना परसेंट आपको लगता है? 100 आउट ऑफ 100, 50%, 60%, 70%, कितना? कोई ऐसा लैंडमार्क केस या कोई ऐसा केस जो आपको याद हो जिसमें आपको लगता है नहीं, मेरे को सब कुछ पता था फिर भी मैंने गलत फैसला किया, मजबूरी थी, जरूरत थी? रिटायर्ड लोगों से, सिटिंग पर्सन तो इसमें इन्वॉल्व हो ही नहीं सकते। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं इस टॉपिक पे ही हूँ, टॉपिक से अलग नहीं हूँ। मेरे कहने का मतलब है सर, आप ये बताइए, मैंने एक आदमी को डंडे से पीटा, अब हो सकता है मान लीजिए कि किसी XYZ को पीट दिया, अब आपको तो नहीं होगा कि पीटा, तो XYZ को पीट दिया। अब उसने मान लो नाटक कर लिया मरने का, कि मैं तो एकदम बेहोश हो गया हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है ना। कैसे बच्चे को टीचर मारते हैं तो ऐसा बेहोशी जैसा करते हैं कि अरे बहुत चोट लग गई, लगी बहुत थोड़ी सी चोट, लेकिन नाटक करेंगे बहुत चोट लग गई, ये गम पीटे सामने वाला। तो हो सकता है नाटक किया हो उसने कि मैंने बहुत तेज मार दिया, उसकी मौत होने वाली, बेहोश हो गया वो। हो सकता है नाटक करके बेहोशी का नाटक कर लिया और मैं निकल गया। मेरे निकलने के बाद 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, 7 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद वहीं पड़ा रहा नाटक करने के लिए, मे बी। उसके बाद कोई ट्रक आती है, उसके बाद कोई 2 व्हीलर आती है, 4 व्हीलर आती है, उसके ऊपर चढ़ा देती है। वेदर आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डेथ? इसका आंसर ढूंढिए। अगर इसका आंसर ढूंढ लिए, और मैं इसका आंसर सच में नहीं बताऊंगा ईमानदारी से, आज तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप लोग को ढूंढना है। क्योंकि मैं चाहता हूं ना कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर रटना नहीं है आपको, और रटने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैंने 3 कॉन्सेप्ट दी, अगर आप लोग में से किसी को इस कॉन्सेप्ट कहीं भी थोड़ा सा भी, मैं बोला ना ये डॉट जैसे है ना, ये डॉट, इस डॉट के बराबर भी अगर आपको डाउट है तो पूछ के जाना, समझ के जाना। प्रॉब्लम बाद में रखिए, प्रॉब्लम जो किताब में पूछे गए हैं, क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ADJ सिविल जो, वो सब हटाइए, पहले कॉन्सेप्ट वाली बात करेंगे, तो प्रॉब्लम्स अपने बनेंगे। समझ रहे बात को? वो चीज मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन देखें और आपके माइंड में स्ट्राइक करे। अभी उस पर भी मैं बात नहीं करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट छोड़िए, आपका कॉमन सेंस क्या कहता है। आपके कॉमन सेंस और आपका जो लॉ का नॉलेज है उसके बेस पर आपने फैसला दिया, और उसी फैसले को कोई चैलेंज करता है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट हो सकता है आपके फैसले को बरकरार रखे, आप हेल्ड रखे, सुप्रीम कोर्ट भी उस फैसले को बरकरार रखे, तो आपकी जीत हो गई ना अल्टीमेटली। अब मुझे बताइए, मैं कल्पेबल होमिसाइड किया नहीं किया? सर कल्पेबल होमिसाइड ही होगा। मैंने किया। इसलिए, यस सर, बताइए इसलिए कैसे क्योंकि किया? उसने, इसलिए क्योंकि उस जब वो आपने जब उसको मारा, तो ये आप नॉलेज था आपके पास, ये इंटेंशन था कि हमारे बॉडी इंजरी से इसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। और आपका इंटेंशन था और वैसा आपने वर्क किया, जिससे कि आपको जान रहे थे, संभावित था कि इसकी मृत्यु होना ही है। अच्छा ये बताइए, आपने पकड़ ले, ठीक है, आप इतना बोल रहे हैं, ये बताइए मेरे को सेक्शन 100 का कौन सा पार्ट अप्लीकेबल होता है? सर यहाँ तो ये ये जो कहता है है कि ना, हु इवर कॉजेज डेथ, यहाँ पर सीधे कह रहा हु इवर कॉजेज डेथ, माने कल्पेबल होमिसाइड में एक व्यक्ति की मृत्यु होनी चाहिए। मैंने तो मारा ही नहीं मैडम, वो तो सांस ले रहा था, वो जिंदा था। अरे वो मरा लेकिन तो सर गाड़ी उसके चढ़ने की आगे, वजह से ना, एक्सीडेंट की वजह से मरा, वो मैंने कहाँ मारा है? बड़ा अजीब सा लॉजिक सर है हम लोगों का। बताइए। तो सर इसके आगे है ना सर, क्या कर रहा है कि बाय डूइंग एन एक्ट विथ द हाँ हाँ, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, बिल्कुल ठीक, हाँ ठीक है। और हाँ विथ द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजुरी हाँ, बहुत बढ़िया, एज आगे पढ़िए, लाइकली टू डेथ, बहुत बढ़िया, आगे एज पढ़िए। इज हाँ एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, ठीक है। तो यहाँ और क्या लिखा विथ है? द बहुत बढ़िया, नॉलेज। अब आते हैं इस पे, तीनों पे आते हैं थोड़ा थोड़ा। चलिए जी थोड़ा थोड़ा ही समझते हैं। विथ द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, तो मेरे पास इंटेंशन है कि मैं जितनी इसको चोट पहुंचाऊंगा उस चोट से बंदा मर ही जाएगा। फिर अपनी घटना पे आइए, क्या मैंने इतनी चोट पहुंचाई थी कि उस चोट से वो मर गया? अल्टीमेटली उसने दम तोड़ा, मेरी वजह से दम नहीं तोड़ा। मेरी वजह से पोस्टमार्टम में कहीं उसका पोस्टमार्टम होगा तो डॉक्टर क्या लिखेगा पोस्टमार्टम में? मेरी चोट की वजह से मरा, कि गाड़ी चढ़ा देने नहीं, की वजह से लेकिन मरा? क्या लिख के आएगा पोस्टमार्टम में? हाँ, लेकिन हाँ नहीं, आपके कॉज नॉलेज ऑफ, में तो आप था। मैडम एक बात बताइए, कॉज ऑफ डेथ देखेंगे, क्या देखेंगे? जज साहब क्या देखेंगे? कॉज ऑफ डेथ देखा जाएगा ना, कि मरने का कारण क्या था। अगर मेरा मेरा लाठी मारना, मेरा डंडे से मारना उसकी मौत का कारण है, तो आई विल बी लाइबल, यस और नो? यस सर, लेकिन प्राइमा अब थर्ड फेसिया में क्या भी होगा सर? आते हैं, उसमें भी आते हैं, थर्ड वाला भी ले लेते हैं, फिर आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर हम लोग लेंगे। विथ द नॉलेज दैट ही इज लाइकली,
बाई सच एक्ट टू कॉज डेथ कमिट, यहाँ पर तो यहीं पर आके मामला खत्म। विथ दी नॉलेज, मेरे को नॉलेज था दैट ही इज लाइकली बाई सच एक्ट टू कॉज डेथ, मेरे को लगता है कि वो मर जाएगा। तो मेरे को बिल्कुल नहीं लगा, मैंने तो बस मारा, उसने नाटक किया बेहोशी का, मैं निकल लिया साइड से। मैं भी थोड़ा डरपोक टाइप का आदमी हूँ, मैं भाग गया, निकल गया। अब बताइए, यहाँ तो कहता हु एवर कॉजेज डेथ, यहाँ पर साफ साफ लिखा हु एवर कॉजेज डेथ। मैंने तो डेथ किया नहीं ना, पॉइंट ये कि आई हैव नॉट कमिटेड डेथ, मैंने किसी व्यक्ति की मृत्यु करी ही नहीं है, ना तो मैंने ऐसी चोट पहुंचाई कि मेरी चोट से। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर मैं गलत हूंगा तो मेरे को बिल्कुल कहना, मतलब गलत होने का सेंस है कि आपको अगर इस पे काउंटर है, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पूछिए। यहाँ पर क्या कहता है, अगर मोटे तौर पे देखें, प्राइमा फेसाई देखें, तो इसमें क्या तीन बातें आती हैं। तीन बातों में क्या क्या चीजें आती हैं। पहली बात यहाँ पर बड़ी क्लियर आती है, और वो आती है क्या, कि जो कोई मृत्यु कारित करने के इंटेंशन से कोई एक्ट करता है। तो मैं अपने एग्जाम्पल पे आता हूं, मैंने तो मारा ही नहीं, मेरे डंडे की चोट से उसने दम तोड़ा ही नहीं, तो डेथ तो मैंने किया नहीं, मैंने डेथ नहीं किया, बिल्कुल भी डेथ नहीं किया। नंबर टू, विथ द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, तो मेरी तरफ से ऐसी उसको बॉडली इंजरी होनी चाहिए थी जिससे उसकी मृत्यु होती, तो मेरी चोट की वजह से उसकी मौत तो हुई नहीं, मेरी चोट की वजह से हुई। पोस्टमार्टम में आएगा कॉज ऑफ डेथ, नहीं आएगा। तीसरी बात, विथ द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट, मेरे को पता है कि इस नॉलेज, मेरे के पास नॉलेज है कि इस एक्ट की वजह से, मेरे एक्ट की वजह से उसकी डेथ होनी चाहिए। भाई मेरे कर्मों की सजा, मेरे कर्मों की सजा मुझे मिलनी चाहिए ना। जब मैंने मारा ही नहीं, मेरे मृत्युकारी थी नहीं करी, तो मुझे काहे का जबरदस्ती आप लोग कल्पेबल होमिसाइड में ठूसे जा रहे हो। सर मेरे को अगर मेरे आप, कर्मों की सजा दीजिए ना, मेरे, मैंने जिंदा छोड़ दिया मैडम, मैंने जिंदा छोड़ दिया। अगर सर एट ए टाइम अगर वो मर जाता तो वो मर्डर के सेंस में नहीं आ जाता है। वो कुछ भी होता, मर्डर होता नहीं होता, मेरे को कितना सजा मिलेगा वो बताइए, सीधा बात। मेरे को कल्पेबल सर होमिसाइड में आप डाल रहे हैं, कितना सजा दे देंगे मेरे को आप। जैसे जो जो कल्पेबल होमिसाइड का जो सजा है, लाइफ इम्प्रिजमेंट, ये बताइए आएगा। आप मेरे को, मैंने मारा भी नहीं उसको, और मेरे को फांसी मतलब आजीवन कारावास। क्योंकि आपका इंटेंशन था उसको मारने का, आपने वैसा डूइंग टू वर्क किया, इंजर्ड उतना कर दिया, क्योंकि नॉलेज था कि हम इतना इंजर्ड करेंगे तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अगर आप एट ए टाइम ही अगर उस व्यक्ति मेरी की बात आप मृत्यु हो शायद, जाती। मेरी बात आप समझ ही नहीं रहे हैं, आप अपनी बात बता रहे हैं, मेरी बात समझिए। यहाँ पर लिखा है, आपकी बात मैं लेता हूँ, नॉलेज और इंटेंशन दोनों ले लिया आपकी बात। चोट पहुंचाने का नॉलेज, ठीक है। मेरा कहना यह है कि मैंने, ठीक है, मैंने सोचा, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सोचा, मैं आपकी बात लेता हूं, मैंने सोचा कि इतना मैंने मारा, मेरी चोट से आधे घंटे के बाद तड़प तड़प के मर जाएगा, एक घंटे के बाद तड़प तड़प के मर जाएगा, मेरी ये सोच थी। मैंने उसको एकदम बीच रास्ते में, गर्म एकदम गर्मी के मौसम में छोड़ दिया, अभी बीच तपती दोपहर में, और मैं निकल लिया। मेरे निकलने के 5 मिनट के अंदर वो बंदा बेहोश है, मरा नहीं है, 5 मिनट के अंदर अंदर उसका एक्सीडेंट होता है, उस पर गाड़ी चढ़ के मर जाता है। मैंने तो जिंदा छोड़ा था। मेरी सोच ये है, मेरा इंटेंशन बड़ा क्लियर था, मैं अपनी इंटेंशन भी आपको बता देता हूँ। लो, मैंने ये, मैं कबूल कर रहा हूँ, मैं अक्यूज हूँ, मैं कोर्ट में कबूल कर रहा हूँ कि मैंने डंडे से मारा, मैंने अधमरा छोड़ा, और मैं निकल लिया, ये सोच के कि आधे घंटे के बाद मर जाएगा। लेकिन मरने का कारण क्या है, मरने का कारण तो वो गाड़ी का उसके ऊपर चढ़ना है, यानी कि एक्सीडेंट की वजह से है। अगर मेरे को, चलिए नॉलेज वाले पार्ट पर भी लेके आते हैं, तो मेरे को नॉलेज था कि भैया ये एक घंटे तक धूप में रहेगा पड़ा हुआ तो मर ही जाएगा, ऐसे बेहोश है मर जाएगा, इतना मैंने मारा है मर जाएगा। लेकिन मेरे मारने की वजह से कहीं भी मौत नहीं हो रही है। द इंस्टेंट रीजन ऑफ दिस डेथ इज, कौन, गाड़ी, बाइक, लेकिन व्हीकल, सर वट एवर। आपके कार्य का ही तो परिणाम है, जैसे आपने जो कार्य किया अब तो उसी फिर का वही बात हो परिणाम गई अगर मैडम, आपने। तो आप क्रिमिनल लाइबल आप मेरे को करो, क्रिमिनल लाइबिलिटी फिर वही कर देंगे आप। मतलब वही हो गई ना बात कि हम लोग, अगर मैंने किसी को पीटा, उसको एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे, एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया, एम्बुलेंस में ही बंदा मर गया, तो मेरे को आप सजा देंगे। मैंने किसी को पीट दिया, सपोज कीजिए मैंने किसी पर्सन को पीटा, ये तो बड़ा पुरानी बात हो गई, हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कस किया था। ये मैं हूँ, मैंने किसी बंदे को पीटा, इसको एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे, एम्बुलेंस वाला पागल की तरह गाड़ी भगा रहा था, अब इसका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, और जब एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया तो बी मर गया। अब बताइए मुझे आप क्या देंगे, मेरे को मर्डर की सजा लगाएंगे, मेरे ऊपर मर्डर चार्ज लगेगा, मैंने मर्डर किया बी का, मेरे को मर्डर के लिए जाना चाहिए।
या कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए जाना चाहिए? क्या सजा मेरे को मिलनी चाहिए बताइए? सर या मुझे सिर्फ कल्पेबल ग्रीवियस हर्ट का सजा होमिसाइड। मिलेगा, या सिर्फ हर्ट का मिलेगा? चार ऑप्शन दे दिया आपको, बताइए कौन सा ऑप्शन लेंगे आप? सर पांचवा भी ले कल्पेबल होमिसाइड नॉट मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कैसे मैडम? प्रीवियस हर्ट होगा ना सर? ग्रीवियस हर्ट या हर्ट भी हो सकता है, इसमें हर्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इंजरी। इंजरी की रिपोर्ट में क्या लिखा गया है उसके आधार पर यहाँ पर सिर्फ हर्ट भी हो सकता है। ग्रीवियस हर्ट हो सकता है क्योंकि मेरे मारने की वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो ग्रीवियस हर्ट ही होगा, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, हर्ट, ये सब ऑप्शन क्यों नहीं होगा? देखिए यही बात आपको हम लोगों को समझनी है। इसका मतलब पीछे का थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना आप लोग शांति से, सच में बता रहा हूँ, ईमानदारी से सबके लिए कह रहा हूँ। आप, मेरी बड़ी दिली इच्छा है कि इस टॉपिक को अच्छे से समझ के रखो, समझ के जाओ इससे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, आपको बड़ी कंफ्यूजन होगी। जैसे भी आपने इंटेंशन पकड़ लिया, नॉलेज पकड़ लिया, आपने आंसर बना दिया। हो सकता है ये आंसर आपको सही हो जाए, हो सकता है आंसर गलत हो, लेकिन 98% मुझे लगता है गलत हो जाएगा। क्यों? उसका रीजन बता रहा हूँ। हम किसी को क्रिमिनली लाइबल कब करेंगे? द क्वेश्चन इज, जो काम सोचिए, सब सब साइंस वाइंस सब छोड़िए, लॉ वो सब साइड करिए। अगर आप अपने आप को मानिए कि आपने ही ऐसा कांड किया, एकदम रियल में 10 सेकंड के लिए सोचे कि आपने ही ऐसा किया, सचमुच में ऐसा किया, 10 सेकंड के लिए दिल से सोचिए, हर कोई अपने अपने लेवल पर। तो क्या लगता है कि अगर आपको जज साहब सजा दे दें कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, तो क्या आपके साथ जस्टिस हुआ? जो कि कल्पेबल होमिसाइड में कहता है कि मृत्यु मृत्यु होना तय है, और मृत्यु मेरे ही हाथों से होनी चाहिए, मेरे ही कर्मों से उसको मृत्यु होनी चाहिए, मेरे एक्ट से मरना चाहिए। तो न मेरे एक्ट से मरता है, ना तो मेरे इंजूरी से मरता है, मेरे से तो मरता ही नहीं है, मैंने तो डेड बॉडी छोड़ी ही नहीं सामने, मैं तो जिंदा छोड़ के जा रहा हूं, बट स्टिल हाउ आई कुड बी लाइबल? क्या हम इसको लेंगे या नहीं लेंगे? कॉजिंग डेथ का मतलब क्या होगा? तो ये ग्रेवियस हर्ट में आ सकता अब है क्या? देखिए इसका आंसर मैं एक लाइन में दे देता हूं, बाकी आप लोग समझिएगा, बताइएगा मुझे। देखिए इसमें सीधा एक लाइन आपको दे रहा हूं, आप चाहे नोट कर लेना आप लोग, क्या है लिख लीजिए। द रिलेवेंट कंसीडरेशन is to see whether the death, यही आपको फाइंड आउट करना है, DEATH, death is caused as a direct result of the act। आपको ये ढूंढना पड़ेगा किसी भी केस लॉ के अंदर, committed by the accused। आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि क्या वास्तव में अक्यूज्ड के डायरेक्ट एक्ट की वजह से मृत्यु हुई है या नहीं हुई है, ये ढूंढिए, इसको फाइंड आउट कीजिए। तो क्या मेरे एक्ट की वजह से मृत्यु कारित हुई है? दिस इज द पॉइंट। डायरेक्ट रिजल्ट है मेरा, यहां मैंने साफ साफ लिख दिया। आपको ढूंढना है, ये आपको मिल जाएगा कमेंट्री बुक में, रतन लाल धीरज लाल की बुक निकाल लीजिए, कमेंट्री बुक अगर है तो जाके पढ़ लीजिए, उसमें इसे ही एक पॉइंट निकला। और ये पॉइंट कहाँ से निकला? केस से भी निकला है। और केस बहुत सारे हैं, रेवाराम का केस है, जोगिंदर सिंह का केस है, मोती सिंह का केस है, फेमस तो मोती सिंह का केस है, बड़ा पुराना केस है, 64 का, 1964 का, फिर भी चल रहा है। मोती सिंह यूपी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। The relevant consideration is to see whether the death is caused as a direct result of the act committed by the accused। आपको किसी भी पर्सन को कल्पेबल होमिसाइड के लिए अगर आप दोषी करार करते हो, तो पहले ये देखो कि जिस पर्सन को आप दोषी करार कर रहे हो, जिसको आप दोषी डिक्लेयर कर रहे हो, क्या उसके कर्मों की वजह से, उसके कांड की वजह से सामने वाले पर्सन की मृत्यु हुई है। अगर डायरेक्ट उसके कर्मों की वजह से मृत्यु होती है, डायरेक्ट उसके चोट पहुंचाने की वजह से मृत्यु होती है, डायरेक्ट उसके कर्मों की वजह से मृत्यु होती है, डायरेक्ट उसके कर्मों की वजह से मृत्यु होती है, डायरेक्ट उसके कर्मों की वजह से मृत्यु होती है, डायरेक्ट उसके चोट पहुंचाने की वजह से मृत्यु होती है, तो
तब उस कंडीशन में आप उसको यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड के लिए बुक कर सकते हो। क्लियर? अब एक बार इसको मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ, इसको आप लोग एक बार पढ़ना, समझना, फिर मेरे को बताना। कल मैं इसके ऊपर केस लॉज भी बताऊंगा जो इंडियन पिनल कोड में डिसाइडेड है, बाकी जगहों पर जो है वो मैं आपको कल शेयर करूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से समझ लो। और इस टॉपिक में बार बार करूँ, अच्छे से समझ के जाना।